हेलो भाई लोग एंड बहनों, वेलकम टू पाठक क्लासेस अगेन। माय नेम इज मजूद पाठक और मैं आज फिर से आ गया हूं आप लोगों को बोर करने के लिए। टॉपिक का नाम है, आपको दिख रहा है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज। ठीक है, हाँ, तो चैप्टर है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है। उसके ऊपर हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। ये तीसरा लेक्चर है। पहला मैग्नेटिक फ्लक्स था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स थे। दूसरा लेक्चर था, उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। हो सके तो इस लेक्चर को देखने से पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि है पूरा चैप्टर फ्लक्स को ही रिलेटेड, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेटेड। तो अगर वो ना पता हो तो ये समझ नहीं आएगा। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये है फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज के ऊपर। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, यहीं से पूरा चैप्टर मेन स्टार्ट होता है ईएमआई का। ठीक है, ईएमआई का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बेटा कि मैग्नेटिज्म को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे यूजिंग मैग्नेटिज्म। सीधे है शब्दों में बताए, कोई टेक्निकल हैवी वर्ड या डेफिनेशन में नहीं दे रहा। यूजिंग मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से पहले बेटा क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट से पहले क्या आता है? वोल्टेज, माने ईएमएफ। मतलब पहले ईएमएफ आता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, और ये सारा काम कैसे हो रहा है? यूजिंग मैग्नेटिज्म। देखिए, काफी टाइम पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, सारे बूढ़े थे। तो उनमें से एक थे एम्पियर और स्टर्ड। इन्होंने बताया था कि जब करंट मूव करता है किसी कॉइल में से, किसी वायर में से, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, इसके बारे में बात तो सबने कर दिया था। फिर अराउंड 1831 या 1831 में ही एक महान शख्सियत आए जिनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल अल फैराडे नहीं, माइकल फैराडे। ठीक है, ये इंग्लैंड से थे। ये भाई साहब जो थे वो इंग्लैंड से थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि बेटा मैग्नेटिज्म को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट कर सकते हैं। और इसके कारण इनको, मतलब इन्होंने इसी के ऊपर, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ईएमआई का, फैराडेज लॉज वगैरह, इसके पेटेंट इन्हीं के नाम पे मिला, इन्हीं के नाम पे निकला। अब 1832 के आसपास और एक बंदे आए, उनका नाम था जोसेफ हेनरी। ये यूएसए में थे बेटा, ये यूएसए में थे। तो 1832 में जाके उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से यही चीज प्रूव कर दिया। लेकिन तब तक पेटेंट इनके नाम पे निकल चुका था, ये फेमस हो चुके थे, मतलब माइकल फैराडे। तो पेटेंट इनके नाम पे निकल नहीं पाया। फर्दर जाके इन्होंने एक टॉपिक था जो कि आप इस चैप्टर के आगे पढ़ोगे, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली फ्लक्स को चेंज करके हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करते हैं या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करते हैं, जो इंडक्शन का टॉपिक है। उन पे मेन काम जोसेफ हेनरी साहब ने किया था। तभी आप देखोगे उस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे एल है, एम है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसका जो एसआई रूट है वो हेनरी है। मतलब आगे का जो पेटेंट है इंडक्शन का जो टॉपिक था वो इन्हीं के नाम पे हुआ था। और जो पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इजाद की गई थी वो माइकल फैराडे ने कर दिया था, तो उन्हीं के नाम पे पेटेंट आ गया था। ठीक है, अब देखिए फैराडे साहब ने किया क्या था? फैराडे साहब ने किया क्या था? अरे बहुत कमाल के इंसान थे भाई। कभी इनके ऊपर कभी आप जानकारी लेके देखिए, यूट्यूब में जाके, गूगल में जाकर आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कमाल के बंदे थे। ठीक है, ये ज्यादा इनकी स्कूलिंग भी नहीं हुई थी, मतलब देखा जाए तो टेक्निकली एजुकेटेड थे, लेकिन सिर्फ खुद से सेल्फ एजुकेट करके उन्होंने इतना कुछ इजाद कर दिया। देखिए कितने इंटेलिजेंट थे। माइकल फैराडे साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, बेसिक उनके 3 एक्सपेरिमेंट्स थे। उसमें से पहला एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने किया था, उससे उन्हें कुछ पता चला था। ठीक है, जो उनको पता चला था वो पूरी तरह से सत्य नहीं था, मतलब पूरी तरह से ट्रुथ नहीं था। उनको कुछ चीजें पता चली थी। सेकेंड टाइम उन्होंने अटेम्प्ट किया, तो फिर से उनको जो पहले एक्सपेरिमेंट मिला था वही घिसी पिटी चीज उसको दोबारा मिल गया, तो उनको कुछ स्पेशल नहीं मिला। आखिरी में जब उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उनको खुलासा मिला कि वो जो कर रहे हैं उसके पीछे का कोर रीजन क्या है। अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या है देखिए। उनका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो उनका था, उनमें उन्होंने किया क्या था? उनके पास एक कॉइल था, एक सोलिनॉइड जैसा कॉइल था। ठीक है बेटा, इस कॉइल के यहां पर उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ था, और ये कॉइल्स के टर्न्स हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को लिया, बार मैग्नेट को लिया। मान लीजिए यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, या तो साउथ नॉर्थ भी ले सकते हो। फिर उसको उन्होंने यहां पे इस कॉइल की तरफ मूव कराना शुरू कर दिया।
अब जैसे जैसे कॉइल की तरफ मूव कराया जा रहा है, जब वो ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे करा रहे, तो उनको अचानक से दिखा कि गैल्वेटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब गैल्वेटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसका मतलब क्या, इसमें करंट इंड्यूस हुआ होगा, इसमें करंट इंड्यूस हुआ होगा, यहां पे करंट इंड्यूस हुआ है। अब आप कह रहे हैं सर आपको कैसे पता चले कि करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है, वो सब बाद में आपको पता चल जाएगा, इसके आगे टॉपिक्स आएंगे, लेंसेज लॉ वगैरह, वहां तक आपको जब ज्यादा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं जो बोल रहा हूं आप सुन लो। यहां पे उनको एक करंट मिला, इस करंट को आप इंड्यूस करंट कह सकते हो, कि अपने आप जनरेट तो मतलब किसी बैटरी से तो आ नहीं रहा, इसके मूवमेंट से आ रहा है। तो जब उन्होंने मैग्नेट को यहां पे मूव कराया, उन्होंने देखा कि यहां पे गैल्वेटर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब वो इंडिकेट करेगा यहां पे करंट इंड्यूस हुआ। अब जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेट को उधर के साइड मूव कराना शुरू किया, फिर से यहां पे गैल्वेटर हिलने लगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं, जब उस बार मैग्नेट को उन्होंने पीछे के साइड मूव कराना शुरू कर दिया, तो गैल्वेटर फिर से हिला उल्टी दिशा में, मतलब करंट का जो डायरेक्शन था वो उल्टी दिशा में आया। मतलब करंट तो इंड्यूस हुआ लेकिन उल्टी दिशा में होगा। अच्छा, अब जब वो मैग्नेट को मूव करा रहे थे रुक गए, तो यहां पे डिफ्लेक्शन बंद हो गया, और जब उसको पीछे में मूव कराते रुक गए तो फिर डिफ्लेक्शन बंद हो गया। मतलब डिफ्लेक्शन तब तक हो रहा था जब तक ये मैग्नेट मूव कर रहा था। और ये आपका जो कॉइल है ये तो बेटा रेस्ट पे था, ये आपका कॉइल जो है ये रेस्ट में है, ये आपका सिर्फ मैग्नेट मूव कर रहा है। तो उनको ये लगा कि इस मैग्नेट को यहां पे मूव कराने से यहां पे एक करंट इंड्यूस हो रहा है। अब उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर और एक काम किया। उन्होंने क्या किया बेटा, अगली बार इस कॉइल को लिया, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, यही एक्सपेरिमेंट है। इस कॉइल को लिया, बार मैग्नेट को यहां पे रखा, अब बार मैग्नेट को उन्होंने रेस्ट पे रखा और इस कॉइल को उधर मूव कराने लग गए। जैसे इस कॉइल को उधर मूव कराने लग गए, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। समझ रहे हो बात को, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। मतलब तब मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था, ये जो कॉइल है उसकी तरफ जा रहा, मतलब ये रेस्ट पे, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। मतलब दोनों करीब आने वाली सिचुएशन है। इसमें ये आ रहा था, ये रुका हुआ था, इसमें ये जा रहा, वो रुका हुआ, मतलब दोनों करीब आ रहे हैं। और बार मैग्नेट को रेस्ट पे रख के उन्होंने जब पीछे की साइड इसको मूव कराया, कॉइल को मूव कराया, तब ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। मतलब दूर जाने वाला सिचुएशन। ये दोनों सिचुएशन में ये कॉइल और मैग्नेट क्या हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है। यहां पे ये रुका हुआ तो वो सब दूर जा रहा था, यहां पे वो रुका हुआ है, ये पीछे आ रहा है, मतलब सेपरेट ही हो रहा है। तो यहां पे भी एक करंट बना। मुद्दे की बात है, चाहे ये रुका हुआ हो वो मूव करे या ये रुका हुआ रहे वो मूव करे, मुद्दे की बात है दोनों के बीच में अगर एक रिलेटिव मोशन आ रहा है। उनका कंक्लूजन बेटा ये था, उनका कंक्लूजन ये था, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, अ करंट इज इंड्यूस्ड। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था कि इन दोनों में से किसी को मूव कराइए, या तो मैग्नेट को या तो कॉइल को, किसी एक को रोक दीजिए, ठीक है। और रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कॉइल है और यहां पे बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, कॉइल को आप इधर मूव करा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मैग्नेट को भी आप मूव करा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बेटा तब नहीं हो पाएगा, ध्यान से बात को समझिए। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो आपका अगर रिलेटिव मोशन देखा जाए कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेट का या मैग्नेट के रेस्पेक्ट में कॉइल का, तो आप लिखेंगे VC माइनस VM, तो 2 माइनस 2 आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेट या तो मैग्नेट के रेस्पेक्ट में कॉइल, रिलेटिव वेलोसिटी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे केस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप कॉइल और मैग्नेट को साथ 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 ऐसे लेके मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव, उनके पोजीशन के बीच में, उनके बीच में जो गैप है, उस गैप में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में कोई करंट इंड्यूस नहीं होएगा। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है उनके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ आना चाहिए, नॉन जीरो कोई वैल्यू आना चाहिए। ये तभी मुमकिन है जब इन दोनों के वैल्यू में
क्या आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा कुछ। जैसे मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 4 है, वो 5 है, तब कुछ हो सकता है। तो ये रुका हुआ है, वो मूव कर रहा है, वो रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, तब जाके आपको कोई रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा जो कि जीरो नहीं आएगा। लेकिन दोनों को साथ साथ मूव करा रहे हो यूनिफॉर्मली, हाँ, तो फिर तो बेटा नहीं हो पाएगा। मतलब मुद्दे की बात इन दोनों फिगर के बीच में रिलेटिव मोशन मांगता है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। अब देखिए उनको ये जो बात पता चला था फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, ये गलत नहीं है, सही है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये नहीं था। एक्चुअल रीजन कुछ और था जो कि उनको पहली बार में समझ नहीं आया था। उनको खटक रहा था ये बात कि यार मैं कर तो रहा हूं लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब एक्चुअल इसके पीछे का जो रीजन है वो रिलेटिव मोशन नहीं, कुछ और होगा। वो अलग बात है, मुझे यहाँ पे दिख रिलेटिव मोशन रहा है, वो क्या है वो उनको समझ नहीं आ रहा था, वो टेंशन उनको खाया जा रहा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया। अब सेकेंड टाइम जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोहराया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसमें कुछ उन्होंने स्पेशल नहीं किया, एक फालतू का अटेम्प्ट था। मतलब ट्राई कर रहे थे कि शायद कुछ पता चल जाए, शायद कुछ नया समझ आ जाए, मगर उनको नया कुछ समझ आया नहीं। वैसे उन्होंने क्या किया, बस बार मैग्नेट की जगह पे, बार मैग्नेट की जगह पे एक सोलिनॉइड यूज कर लिया। और हमें क्या पता है बेटा, सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसा ही होता है। मान लीजिए यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे टर्न मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है, उस लॉजिक से ये वाला साइड मान लीजिए आपका नॉर्थ हो गया, ये वाला आपका साउथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आपको पता होगा जिस साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है करंट, वो वाला साइड नॉर्थ पोलैरिटी अटेन करता है, जहां पे क्लॉकवाइज करता है वो साउथ पोलैरिटी अटेन करता है। वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और एक चीज है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन करता है कि बच्चे कहते हैं सर किसी बुक में हमने देखा था कि करंट ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ पे जो करंट है कॉइल वो ऐसे डायरेक्शन में दे रखा है, ऐसे आपने यहाँ पे ऐसे दे रखा है, कुछ बुक्स में कुछ और दे रखा होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि सर यहाँ पे करंट जाने के बाद यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाए, ऐसे कि ऐसे। देखो बेटा ये बेवकूफ वाला सवाल है, ध्यान से सुनो। करंट चाहे ऐसे जाए कि ऐसे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट मान लीजिए ऐसे जाए तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये वाला भी हो सकता है और ऊपर वाला भी हो सकता है, क्योंकि बेटा वो डिपेंड करता है कि आपने टर्न कैसे लिया है। ध्यान से बात को समझिए। करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर मैंने कॉइल को ऐसे घुमा दिया। ध्यान से बात को देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, फिर मैंने कॉइल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे करते करते टर्न ले लिया। तो ये वाला जो साइड है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला साइड क्या अटेन करेगा, साउथ पोलैरिटी। लेकिन अगर मान लीजिए करंट ऐसे उठ रहा था और मैंने टर्न को ऐसे मार दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोलैरिटी अटेन कर लेगा। तो मतलब यहाँ पे नॉर्थ करेगा कि साउथ करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ करेगा कि नॉर्थ करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने टर्न को कैसे लिया है, टर्न ऐसे लिया है कि ऐसे लिया है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ भी आ सकता है, फिर इस डायरेक्शन के चलते यहाँ पे साउथ नॉर्थ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने टर्न कैसे लिया। बार बार उस चीज को मैं बता रहा हूं। तो उसने क्या किया, मैग्नेट की जगह यहां पर उन्होंने कॉइल ले लिया। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है ना, और फिर इसको रेस्ट में रख के इसको मूव कराया। यहां पे कोई एक, जैसे उन्होंने मूव कराया, यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा, फिर उन्होंने इधर की साइड मूव कराया, तब अगेन एक डिफ्लेक्शन दिखा उल्टी दिशा में। जब तक वो मूव करा रहे हैं तब तक डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। जैसे उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दिया, डिफ्लेक्शन दिखना बंद हो गया, मतलब करंट इंडक्शन बंद हो गया, करंट आना यहां पे बंद हो गया। फिर उन्होंने इसको मूव करना शुरू किया, इसको रेस्ट पे रख दिया, मतलब इसको रेस्ट पे रख के फिर इसको ऐसे मूव करा रहे। ले देखे तो बात ये वही वाला हो गया ना पिछली बार वजह से। बस पिछली बार यहाँ पे बार मैग्नेट था, यहाँ पे वो सोलिनॉइड यूज कर रहे हैं। और क्या फर्क आ रहा है, फर्क तो कुछ नहीं है, पूरा एक्सपेरिमेंट सेम है, बस बार मैग्नेट की जगह पे वो सोलिनॉइड को यूज कर रहे हैं और उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न एक जैसा ही है। तो फर्क क्या पता चला, कुछ भी नहीं। तो अगली बार भी उनको यही समझ आया कि रिलेटिव मोशन इज द प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब यही नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन फिर भी उनको बात खटक रही थी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से भी यही समझ आया था, सेकेंड टाइम उन्होंने बाहर मैग्नेट की जगह ये कर लिया तो उनको लगा कि शायद कुछ नया मिल जाए, लेकिन कुछ नया मिला नहीं। फिर से घूम फिर के बात वही हो गया, तो उनको बात फिर भी खटक रही थी कि बात यार ये नहीं है, बात कुछ और है। अब थर्ड वाले में जाके जब थर्ड टाइम उन्होंने अटेम्प्ट मारा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तब जाके उनको असलियत पता चला। अब असलियत क्या थी बताते हैं भाई, असलियत बताते हैं। एसीपी प्रद्युमन है, हम असलियत ही बताएंगे भाई, झूठ थोड़ी बताएंगे। तो देखिए भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसमें जाके असलियत का खुलासा हुआ। क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, यहां पे कॉइल लिया जैसे पहले ले रहे थे, ठीक है,
कॉइल का टर्न क्या है बेटा वो नहीं पता, वो तो जिसने बनाया वो उसी को पता होगा। यहां पे गैल्वेनोमीटर, यहां पे एक सॉलिनॉइड लिया, बैटरी लगाया और यहां पे की लगाया। अब बेटा इसको भी रेस्ट पे रखा, इसको भी रेस्ट पे रखा, किसी को मूव नहीं करा, दोनों को रेस्ट पे रखा, क्योंकि उनको ये बात खटक रही थी कि रिलेटिव मोशन एक्चुअली मेन रीजन नहीं है। हाँ वो एक कारण बन रहा है लेकिन मेन कारण वो नहीं है, कुछ और है। तो उस बात को, सिद्धांत को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार इस बार मोशन में करवाऊंगा ही नहीं, दोनों को रेस्ट पे रखूंगा, लेट्स सी इस बार मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। मोशन मामला नहीं, कुछ और है, तो मोशन को भी मैं स्टॉप रख देता हूं, इसको भी, उसको भी स्टॉप रखता हूं, उसको भी स्टॉप रखता हूं। अब देखते हैं, अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए, जैसे उन्होंने यहां पे स्विच को ऑन किया, ध्यान से बात देखिए, जैसे ही स्विच को उन्होंने ऑन किया यहां पे करंट फ्लो करने लग गया एज यूजुअल। अच्छा आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जो कॉइल्स होता है ना बेटा, ये जो कॉइल, इसको कभी कभार हम इंडक्टर भी बोलते हैं। कॉइल में एक चीज होती है, आगे जाके आपको पता चलेगा इस चैप्टर के में, उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंडक्शन। उसके चलते क्या होता है इसमें बेटा, करंट जो है ना जब बढ़ता है, जब आप ऑन कर देते हो, करंट जब बढ़ता है वो एक झटके में अपने पीक वैल्यू को अटेन नहीं करता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जब आप उसको ऑफ कर देते हो तो वो घटता भी अचानक से नहीं है, वो धीरे धीरे घटता है। इस करंट को हम अक्सर ट्रांजिएंट करंट भी कहा जाता है। धीरे धीरे बढ़ता है उसको ग्रोथ करंट बोलते हैं, धीरे धीरे घटता है ऑफ करते वक्त उसको डीके करंट कहा जाता है। मुद्दे की बात है, इन दो टाइप के करंट को कहा जाता है ट्रांजिएंट करंट, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, जो भी हो वो आगे की बात है, आगे समझाया जाएगा। तो ये करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहां पे कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, आगे मैंने आपको बोलता हूं, तो डिपेंड करता है टर्न पे कि वो आपने ऐसे लिया है कि ऐसे लिया है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसे लिया है, इस साइड से क्लॉकवाइज है, साउथ है, यहां पे नॉर्थ है। तो जैसे उन्होंने यहां पे ऑन किया, उनको दिखा यहां पे एक डिफ्लेक्शन दिखा, अचानक से डिफ्लेक्शन दिखा सडन, लेकिन फिर बंद हो गया। कुछ देर तक दिखा फिर बंद हो गया, जैसे ऑन किया डिफ्लेक्शन यहां पे दिखा, फिर कुछ देर बाद बंद हो गया, किसी भी चीज को हिलाया नहीं गया, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, इस की को ओपन कर दिया, मतलब सर्किट को बंद कर दिया, कट कर दिया। जैसे उन्होंने कट कर दिया, अच्छा अभी हमने क्या बोला था, इंडक्टर या कॉइल में प्रॉब्लम क्या है, ऑन करते तो करंट आराम आराम से बढ़ता है, और जब ऑफ करते तो करंट एक झटके में जीरो नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे कम होता है। मतलब जब आपने ऑफ कर दिया करंट अब तक गायब नहीं हुआ है, अभी करंट है, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब यहां पे जो करंट है ये इंक्रीजिंग है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहां पे जो करंट है ये डिक्रीजिंग है, ये धीरे धीरे घट रहा है, एक झटके में घटता नहीं है। जो भी हो, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन तो यही था हमारा, तो यहां पे साउथ था, यहां पे नॉर्थ था। तो जैसे उन्होंने यहां पे ऑफ कर दिया, ये तो उन्होंने ऑन कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया की को, यहां पे सर्किट को ऑफ कर दिया, मतलब ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया यहां पे फिर से डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन उल्टी दिशा में। अब यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा मतलब क्या, यहां पे कोई करंट जनरेट हो रहा होगा, यहां पे आपको इधर से दिख रहा है क्लॉकवाइज, इधर से आपका, हाँ ठीक है, और यहां पे इस जगह पे नॉर्थ, इस जगह पे साउथ। उसका रीजन आपको बताता हूं। और यहां पे यहां पे मान लीजिए आपका करंट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, और यहां पे करंट जो है ऐसे, ठीक है। तो जब उन्होंने ऑन किया यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा, करंट आया, फिर कुछ देर रहा, फिर बंद हो गया। फिर जैसे उन्होंने ऑफ किया फिर से करंट यहां पे दिखा, लेकिन दूसरी दिशा में, कांटा जो है उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो उसका मतलब करंट उल्टी दिशा में इंड्यूस होगा। अब वो देख रहे हैं कि मूवमेंट तो किसी का भी नहीं हुआ, ये भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ये भी अपनी जगह पे बैठा हुआ। अब क्या माजरा हो रहा है, अब जाके उनको अभी सही में लगा यार रिलेटिव मोशन तो मामला है नहीं, मोशन का तो कुछ खेल ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मोशन तो हो नहीं रहा। हाँ वहां पे तब मोशन रीजन हो रहा था, मेन रीजन तो मोशन नहीं है। अब क्या है, अब जाके उन्होंने जब गहराई से देखा तो उनको मामला समझ आया कि खेल कुछ और ही चल रहा है। खेल क्या है बेटा, ध्यान से देखो, खेल ये है कि जब आपने इसको ऑन किया था तो ये करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक
प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, जिसके बारे में बाद में जाके हेनरी साहब ने काम किया था और इन्वेंट किया था। समझ आ रहा है ना, हेनरी साहब ने बाद में काम किया था उसके ऊपर। तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो कॉइल्स है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा यहाँ से, क्योंकि पोलैरिटी अटेन कर रही है, एक बार मैग्नेट जैसा बन रहा है, यहां से निकलेगा, यहां से घुसेगा, तो जो फ्लक्स बन रहा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए यहां से एक फ्लक्स निकल रहा है, यहां से एक फ्लक्स निकल रहा है, नॉर्थ है ना। आप सर आपने यहां पे नॉर्थ क्यों बनाया, आप यहां पे साउथ बना देते, यहां पे अरे कर देते भाई, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे करंट आपका जो करना करो, जब करंट आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है या फील्ड बन रहा है, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीजिंग फ्लक्स इस बाजू वाले कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। अब करंट बढ़ते 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 एक टाइम के बाद पीक वैल्यू अटेन कर लेता है, फिर बढ़ना बंद कर देता है। जितना बढ़ सकता था बढ़ गया, आई नॉट मान लीजिए उसका पीक करंट है, और फ्लक्स भी जितना बढ़ सकता था बढ़ गया, और ये फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हो रहा था उसका बढ़ना बंद हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, जब आपने उसको ऑफ कर दिया, एक पीक वैल्यू पे था, अब आपने ऑफ कर दिया, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे जब वो कम हो रहा है, यहां पे जो करंट इसके अंदर घूम रहा है वो भी धीरे धीरे घूम रहा है, मतलब उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे जनरेट हो रहा है और जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है या टच कर रहा है, ये जो आपका फ्लक्स है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। करते 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 एक टाइम आएगा जब ये पूरा पूरा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब इसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो भी गायब हो जाएगा। अब ध्यान से बात को समझिए, इसका रीजन क्या था, इस पूरे चीज के पीछे का रीजन क्या था, समझ पा रहे हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। मान लीजिए ये आपका कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, लिंक्ड विथ कॉइल नंबर 1। मामला ये था, जब आपने ऑन किया था तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है और इसके साथ लिंक कर रहा है, और वो लिंक किया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब बढ़ना भी होता है, घटना भी होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ बढ़ रहा है। फिर एक टाइम पे तो बढ़ना बंद हो गया, जैसे बढ़ना बंद हो गया यहाँ पे करंट दिखना बंद हो गया। फिर यहां पे भी क्या हो रहा है, जब आपने ऑफ किया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक हो रहा है वो घट रहा है, तो घटना भी एक चेंज होता है। तो मुद्दे की बात है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ, किसी सर्किट के साथ, किसी कंडक्टिंग लूप के साथ टच कर रहा है, उसके साथ टच करते हुए बढ़ रहा है या तो घट रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है, तब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब ध्यान से बात को समझिए, शुरू में हमने जब कॉइल को ऐसा रखा था और आपने बार मैग्नेट को उसकी तरफ ऐसे मूव कराया था, तब हो क्या रहा था एग्जैक्टली, हो यही चीज रहा था। जब बार मैग्नेट को आप करीब ला रहे थे तो बेटा ये सारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें से जो निकल रहा है, मान लीजिए नॉर्थ साइड है, वो जैसे जैसे इसकी तरफ आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉइल है तो बार में जैसे जैसे उसके करीब जा रहा है, ये सारी जो फ्लक्स है जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और जब इसको आप दूर लेके जा रहे थे, जब इसको आप दूर लेके जा रहे थे तो जो भी फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा था उसकी मात्रा या उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मुद्दे की बात रिलेटिव मोशन नहीं था, मुद्दे की बात था कि ये जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उस चेंज को हमने मोशन के जरिए कराया था, लेकिन मोशन मेन रीजन नहीं था। इस बार हमने बिना किसी मोशन के कराया, हमने बस ऑन ऑफ करके करवा दिया, तो तब जाकर उसको समझ आया कि मेन रीजन मोशन नहीं है, मेन रीजन मोशन नहीं है, मेन रीजन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, या कभी इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोलते हैं, क्योंकि चेंज को हम जब चेक करते हैं तो टाइम के एस्पेक्ट में करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो दैट इज द मेन रीजन। तो फ्लक्स जब किसी कॉइल के साथ लिंक करता है वो चेंज होता है, तब उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। अब उस चेंज को आप करवाओगे कैसे, ऐसे चुपचाप बैठे बिठाए कराना है या मूव करा के कराना है या किसी और तरीके से कराना है, वो आपका चॉइस है। कॉज कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, मेन जो मुद्दा है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये मामला उसको थर्ड अटेम्प्ट पे जाके समझ आया, तब उसको पता चला कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गलत नहीं था, रिलेटिव मोशन सही है, लेकिन मेन रीजन रिलेटिव मोशन नहीं है। मोशन के चलते फ्लक्स जब इसके पास आ रहा तो बढ़ रहा है, जब दूर जा रहा तो घट रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। गॉट द पॉइंट? तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट के जरिए, फाइनल एक्सपेरिमेंट उसका मेन था, फाइनल जो उसका एक्सपेरिमेंट था उसी से उसको सारी बातें समझ आया। तो इन सभी चीजों के बेसिस में उन्होंने कुछ लॉज दिए, दो उनके लॉज थे, उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए। ओके,
तो एक्सपेरिमेंट के बाद फराडे साहब ने, फराडे या फराडे जो भी आपको सही लगेगा बोल लीजिए, उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए, ठीक है। उनके दो लॉज थे, फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई एंड सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। देखिए उसमें से पहले आप एक चीज को समझिए कि जब वायर में करंट इंड्यूस हो रहा है तो आपको सोचिए बेटा, एक वायर में करंट कब आता है, या इनफैक्ट पहले कौन आता है, करंट की वोल्टेज। सोच के देखिए, एक वायर में सबसे पहले कौन आता है, करंट की वोल्टेज, वोल्टेज माने ईएमएफ। वायर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सबसे पहले ईएमएफ आता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद करंट इंड्यूस होता है। और करंट भी इंड्यूस होता है किसी रीजन से, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन से, वो भी मैं बात करूंगा। अगर मान लीजिए आपका जो कॉइल है अगर वो कट है, मतलब क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, तो उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट नहीं बन पाएगा। मतलब जो मुद्दे की बात है वो मेन ये है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट तो डिपेंड करता है आपका कॉइल जो है वो कंडक्टिंग है कि नहीं है, मेटल का बना है या नहीं है, वो क्लोज्ड है कि नहीं है सर्किट। अगर क्लोज नहीं है फिर वो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए प्लास्टिक का है, वुड का है, रबड़ का है, उसमें भी नहीं करता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो करंट का आना ना आना वो तो कंडीशनल है, आना या ना आना कंडीशनल है, लेकिन जो चीज फिक्स्ड है, जो बनेगा ही बनेगा, वो है ईएमएफ। तो सबसे पहले ईएमएफ मेन इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने बोला, फर्स्ट लॉ जो उनका था, फर्स्ट लॉ जो था उन्होंने बोला व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट या कॉइल चेंजेस, चेंजेस का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग भी हो सकता है या तो डिक्रीजिंग भी हो सकता है। चेंज का मतलब इंक्रीजिंग होना भी होता है, डिक्रीज होना भी होता है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ठीक है। जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के साथ चेंज होगा, तो बढ़ेगा या घटेगा, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब उनका सेकंड लॉ था द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ये मेन है, सारे न्यूमेरिकल्स अब इसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको लिख लीजिए। इसका देखो पहला मतलब तो ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब उसके साथ लिंक कर रहा है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब उसके बाद करंट आता है, पहले वोल्टेज उसके बाद करंट। अब करंट आएगा कि नहीं आएगा उसके कुछ कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, मतलब मान लीजिए आप मैग्नेट को ऐसे ऐसे करके मूव करा रहे हैं, ये आराम आराम से मूव करा रहे हैं। जब आराम आराम से कराएंगे आपका ईएमएफ जो जनरेट होगा वो बड़ा हल्का सा होगा, कम होगा, लेकिन जोर जोर से कर रहे हैं तो ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर आप सॉलिनॉइड को यूज करके कर रहे हो, जो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था, स्विच को ऑन किया फिर ऑफ किया, ऑन किया फिर ऑफ किया, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसको पढ़ के ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जल्दी जल्दी करिए, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। मतलब आपका फ्लक्स का चेंज जितनी जल्दी जल्दी होगा, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, जितनी जल्दी होगा, टाइम कम लेकिन हो ज्यादा है, तब आपका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा आएगा। ओके, अब इसको हम समझाए तो समझाए कैसे, देखिए आपका जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज को आप कैसे दिखाएंगे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई बेटा क्या है आपका फाइनल फ्लक्स, मतलब फाइनल आपका जो फ्लक्स का कंडीशन है और जो इनिशियल आपका फ्लक्स का कंडीशन है, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, यही है। अब अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखा गया है फॉर ऑल यूनिट्स या ऑल सिस्टम्स, चाहे एमकेएस हो कि सीजीएस हो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ए का जो वैल्यू है बेटा वो 1 ही है। तो आप ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसको आप लिख सकते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अच्छा, और एक चीज बेटा, जब इस इक्वल टू को हम लिखते हैं ना, यहाँ पे एक माइनस साइन लिखना पड़ता है। अब ये माइनस साइन क्यों लगता है बेटा, इसके पीछे एक रीजन है। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंजेस लॉ।
मैं लेंसेज लॉ के बारे में बात करूंगा। वैसे लेंसेज लॉ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है सिर्फ लेंसेज लॉ के ऊपर। आज के टॉपिक के अंदर मैं लेंसेज लॉ के बारे में थोड़ी बहुत बात तो करूंगा, क्योंकि बिना लेंसेज लॉ की बात किए आगे हम बढ़ नहीं सकते। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो लेंसेज लॉ के ऊपर, लेंसेज लॉ एक छोटा टॉपिक नहीं है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर बहुत कुछ आता है, लोगों को लगता है वो एक छोटा मोटा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको लेंसेज लॉ के बारे में बात करनी है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करना है, तो वो वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। आज के टॉपिक के अंदर मैं लेंसेज लॉ के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। अब बेटा ये आपका आ गया ईएमएफ। अब ये माइनस साइन आता है आपके लेंसेज लॉ के कारण, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, तो हमें बेटा क्या मिला कि ईएमएफ जो आपको इंड्यूस्ड मिला वो बेसिकली क्या है बेटा, माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब मान लीजिए ये जो हम ईएमएफ लिखते हैं ना बेटा, ये हम लिखते हैं एवरेज, ये आपका होता है एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसको हम एवरेज ईएमएफ बोलते हैं। अगर मान लीजिए इफ अगर आपका डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो को, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो ये जो चीज है बेटा ये आपका बन जाएगा डी फाई बाई डी, डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा, ओके, डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ज्यादातर हम इसी को प्रेफर करते हैं, ये भी ठीक है, अगर फंक्शन मिल जाए टाइम के फॉर्मेट में तो हम ये प्रेफर कर लेते हैं। तो ये आपका मिल गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब देखिए ये एक कॉइल के थ्रू हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके वो जो सोलिनॉइड वगैरह है, वो जो कॉइल है, अब उसमें बहुत सारे टर्न्स है, एक टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न्स है। अगर मल्टीपल टर्न्स है तो बेटा आपको यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपका आ गया ईएमएफ। अगर आपको सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पता करना है तो आप मॉड लगा लीजिए। तो अगर आप मॉड लगाएंगे, चाहे इस वाले पे लगाए कि इस वाले पे लगाए, मॉड लगा देंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, है ना, आप मॉड लगा सकते हैं। ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। आप इस वाले पे भी लगा सकते हैं, इस वाले पे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए उस कॉइल का अपना कोई एक रेजिस्टेंस है, हर एक चीज का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। या मान लीजिए वो कॉइल जिस सर्किट में अटैच्ड है, उस सर्किट के एक्सटर्नल सर्किट में एक रेजिस्टेंस आपने लगा के रखा है, वो मान लीजिए आपका आर है। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, करंट जो होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपका कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, ई मॉड, और उसको आर से डिवाइड कीजिए। तो ये आपका आ गया एन डी फाई बाई डी टी, और यहां पे आपका आर। ये आपका कहलाता है बेटा इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। अब देखिए कॉइल में ऑलरेडी करंट मूव कर रहा था, उसका भी हमने साइन आई ले रखा था। अब ये भी आई किया, दो करंट अलग है, वो तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो अलग करंट है, यहां पे ये अलग करंट है। जैसे मान लीजिए कॉइल 2 जो था, यहां पे जो बाजू में कॉइल 2 था, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा था, वो आपका आई था, और यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। उसको भी अगर मैं आई रखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसको एक काम करते हैं, मैं आई डैश कर देता हूं ताकि थोड़ा डिफरेंस आपको समझ आए, डिस्टिंग्विश आप कर सकें, ओके। तो ये आपका आ गया इंड्यूस्ड करंट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पॉइंट 2 भी नोट करके आप लिख लीजिए। इंड्यूस्ड करंट जो होता है ना बेटा, वो कंडीशनल होता है, ध्यान से बात को समझिए। ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड, ध्यान से बात को समझिए, ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन अ सर्किट या इन अ कॉइल क्लोज्ड और ओपन। आपका कॉइल जो है वो क्लोज्ड है कि ओपन है, उससे ईएमएफ इंडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ईएमएफ बनता कब है बेटा, चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है। मान लीजिए प्लस चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया, नेगेटिव चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो गया, तो प्लस टू माइनस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए सर्किट का या कॉइल का क्लोज्ड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल क्लोज्ड और ओपन, एंड द कॉइल कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। मतलब आपका जो कॉइल है वो मेटल का भी बना हो सकता है, या मेटल के अलावा किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बन सकता है। जैसे मान लीजिए वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ईएमएफ देखिए, ईएमएफ का कोई कंडीशन नहीं है। मतलब जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ चेंज कराएंगे तो उसमें ईएमएफ तो बेटा इंड्यूस होगा ही होगा। ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड when magnetic flux changes with the coil। लेकिन
अगर मैं करंट की बात करूं, इंड्यूस्ड करंट की बात करूं, जो आई डैश है, ये बेटा आपका कंडीशनल है, ये हमेशा इंड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा देखो, अगर आपका सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है, तो वहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा? इसका कंडीशन क्या है? इसके कंडीशंस हैं बेटा, पहली बात तो है सर्किट जो है या कॉइल जो है उसको क्या होना पड़ेगा? क्लोज्ड होना पड़ेगा। सर्किट या कॉइल को क्या होना पड़ेगा? क्लोज्ड होना पड़ेगा। और सर्किट या कॉइल जो है वो क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर आपका कॉइल कंडक्टिंग नहीं होगा, मतलब मेटल का नहीं बना होगा, प्लास्टिक का बना होगा, रबड़ का बना होगा, लेकिन क्लोज्ड है, तब भी उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, वो वुड का है, लकड़ी का बना हुआ है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो लकड़ी में करंट थोड़ी फ्लो करता है, इवन इफ इट इज क्लोज, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, एक तो सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए और आपका जो सर्किट या कॉइल है वो कंडक्टिंग मेटल का होना चाहिए, तब जाके आपका करंट जो है वो इंड्यूस होगा। अदरवाइज सिर्फ ईएमएफ ही इंड्यूस होकर रह जाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो मतलब ईएमएफ तो हमेशा इंड्यूस होएगा ही, चाहे क्लोज्ड हो, ओपन हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, लेकिन करंट तभी इंड्यूस हो पाएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज सिर्फ यही बन के रह जाएगा, ये नहीं बन सकता। ठीक है, गॉट द पॉइंट? चलिए फिलहाल तो आप इसको लिख लीजिए। हाँ, तो देखिए, जब हम ईएमआई का टॉपिक पढ़ रहे हैं और फ्राइडेज लॉ पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक तो बेटा बीच में आएगा ही आएगा, वो है लेंजेस लॉ। वो जो ईएमएफ के अंदर ये जो नेगेटिव साइन आपका लगता है ना, ये नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ के कारण आता है। अभी मैंने क्या बोला कि लेंजेस लॉ के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, डिटेल सब कुछ, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बिना बताए मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। देखो, लेंजेस लॉ का बेसिक लॉजिक क्या होता है? लेंजेस लॉ का मतलब होता है बेटा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या करंट जो इंड्यूस्ड हुआ, opposes the very change in flux responsible for it। मतलब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, यही आपका मेन कॉज है ईएमआई का, ईएमएफ इंड्यूस होने का। अब उसी को क्या करेगा बेटा? ऑपोज करेगा। उसी को क्या करेगा बेटा? ये ऑपोज करेगा। कैसे करता है? देखो ध्यान से, अगर मान लो आपके पास ये कॉइल है, ये मान लो एक कॉइल है, मैंने एक ही टर्न दिया है। अब मान लो यहां पे आपके पास नॉर्थ एंड साउथ है, एक बार मैग्नेटिक, जब आप इसको क्लोज लेके आ रहे हैं, तो देखिए आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके साथ जो लिंक हो रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होएगा। फिर अगर मान लीजिए सर्किट आपका क्लोज है, कंडक्टिंग है, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब इससे ये बात हजम नहीं हो रहा कि भाई जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद, जिसके कारण मैं बन रहा हूं, जो मेरा कॉज है, उसी को मुझे क्या करना है? ऑपोज करना है। अब वो ऑपोज कैसे करेगा? पहले सोचिए कॉज क्या है? इस मैग्नेट का करीब आना। अब इस करीब आने को रोकेगा। करीब आने को कैसे रोक सकते हो आप? धक्का मार के। अब धक्का कैसे मारेगा? रिपल्शन। रिपल्शन कैसे होगा? अगर मान लीजिए कॉइल का ये वाला साइड अगर नॉर्थ पोलैरिटी अटेन करे, ये वाला साइड नॉर्थ पोलैरिटी अटेन करे, पीछे वाला साउथ करे, क्योंकि नॉर्थ फिर नॉर्थ को रिपल करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ होता और यहाँ पे नॉर्थ होता, यहाँ पे साउथ होता, ताकि साउथ साउथ को रिपल करे। अब नॉर्थ कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पे करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो जैसे ही बनेगा यहां पे क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा। आप उस रिपल्शन के चलते इसको दूर भगाए, समझ बात को? और अगर मान लीजिए ये बार मैग्नेट अगर आप दूर लेके जा रहे हैं, ये तो करीब लग रहे थे, अब ये दूर लेके जा रहे हैं, तो अभी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब यहां पे चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? डिक्रीमेंट में है, मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो यहां पे कॉज क्या है आपका? इसका दूर जाना, इसका दूर जाना। अब उस दूर जाने को भी वो रोकेगा। अब दूर जाने को कैसे रोकेगा? खींच के। करीब आने को कैसे रोकता है? धक्का मार के, रिपल्शन। दूर जाने को कैसे रोकेगा? खींच के, व्हिच इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन कैसे क्रिएट कराएगा? अगर मान लीजिए यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। और अगर मान लीजिए यहां पे साउथ हो तो यहां पे नॉर्थ होना चाहिए। अब यहां पे साउथ कैसे क्रिएट होएगा? क्लॉकवाइज करंट से। बात को समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए यहां पे साउथ होता तो यहां पे नॉर्थ क्रिएट होता, कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज। मुद्दे की बात है, जब करीब आएगा तो यहां पे रिपल्शन क्रिएट कराएगा। अब नॉर्थ है तो नॉर्थ क्रिएट कराएगा, साउथ है तो साउथ क्रिएट कराएगा, उस हिसाब से करंट घूमेगा। और अगर दूर जा रहे तो यहां पे अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, यहां पे अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। कैसे? अगर यहां पे नॉर्थ है तो साउथ, यहां पे साउथ है तो नॉर्थ। अभी कैसे पोलैरिटी क्रिएट करना है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ होता है, उस हिसाब से वो करेगा। तो ये होता है लेंजेस लॉ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मॉड ले लो और यहां से नेगेटिव को हटा दो। इनफैक्ट हम जब इंड्यूस करंट की बात करते हैं तो वहां पे हम
ये माइनस साइन लेके काम ज्यादा करते भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान से देखिए, मैं आपको आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ये फाई जो है बेटा, फाई का वैल्यू क्या होता है बेटा, हमें पता है बी ए कॉस थीटा। तो जब आपका फाई बदल रहा है, इस फाई के बदलने के पीछे तीन रेस्पॉन्सिबल चीजें हो सकती है। एक, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, या तो एरिया बदल रहा है, या तो थीटा जो कि आपका ओरिएंटेशन है आपके एरिया का, कॉइल का, वो बदल रहा है। इन तीनों में से कोई ना कोई तो बदल रहा होगा, या तो तीनों में से दो बदल रहा होगा, या तो तीनों बदल रहा होगा, पता नहीं, कुछ तो बदल रहा होगा। जब ये तीनों में से कुछ बदलता है तब आपका फाई बदलता है। अगर मान लीजिए कुछ भी ना बदले, फाई आपका सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो अब इनमें से मान लीजिए कुछ भी बदल रहा है, बदलने के चलते आपका जो डी फाई बाई डी टी आया, वो पूरा आंसर मान लीजिए पॉजिटिव में आ गया। ये पूरा आंसर मान लीजिए आपका माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये मान लीजिए पूरा आपका पॉजिटिव में आ गया। एन तो आपका पॉजिटिव है ही, और साथ में साइन नेगेटिव है, तो पूरा साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। देखा गया, आप अभी कुछ चेक करके देखिए, जब भी ईएमएफ आपका नेगेटिव आता है तो समझ जाएगा ये वाला कंडीशन, ऑपोजिशन वाला कंडीशन है, जहां पे आपका फ्लक्स उसके साथ बढ़ रहा है और आपको उसको अपोज करना पड़ेगा यूजिंग रिपल्शन। और जब भी आपका ईएमएफ मान लीजिए पूरा पॉजिटिव आएगा, अब एन तो पॉजिटिव होता ही है, यहां पे तो नेगेटिव है ही, और मान लीजिए आपका डी फाई बाई डी टी ये भी नेगेटिव है, मतलब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो डिक्रीमेंट है, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीमेंट था। जब इंक्रीज करता है तो प्लस होगा, डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा, तो सारा मिलाकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखा गया है ये ना, ये वाला कंडीशन होता है सपोर्टिंग वाला। जब भी आपको ईएमएफ इंड्यूस पॉजिटिव दिखेगा तो समझ जाना वो यही वाला केस है, जहां पे हो क्या रहा है यहां पे जो आपका फ्लक्स है इसके साथ जो लिंक कर रहा है वो दूर जा रहा है। वो क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश कर रहा है। ये वाला कंडीशन हमेशा इस वाले कंडीशन को रिजेंबल करता है, और ये वाला कंडीशन हमेशा इस वाले कंडीशन को रिजेंबल करता है। और एक चीज देखिए, इस वाले कंडीशन में, और क्योंकि ये इसी को रिजेंबल कर रहा है, इस वाले कंडीशन में हो क्या रहा है, यहां पे नॉर्थ जनरेट हो रहा है। नॉर्थ होने के कारण क्या हो रहा है, यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा था, उधर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तभी रिपल्शन आ रहा है। तो मतलब इस केस में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, ऑपोजिशन में होता है, तभी इसका नाम ऑपोजिशन पड़ रहा है। और दिख रहा है ऑपोजिशन ही तो हो रहा है यहाँ पे। और इस वाले केस में क्या, यहाँ पे साउथ हो रहा है, तो साउथ का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से घुसेगा। अब देखिए ऑलरेडी पे यहाँ पे घुस रहा था, ये भी घुस रहा है, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पे क्या बन रहा है, सपोर्टिंग बन रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, गिवन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा ही रहा था, इसके कारण जो मैग्नेटिक पोलैरिटी जो बना उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, सपोर्टिंग हुआ। और सपोर्टिंग होना भी चाहिए, अगर दोनों फील्ड एक ही दिशा में नहीं जाएगा तो उसको खींचेगा कैसे। जब क्लैश करता है, ऑपोजिशन में होता है, तो उसको दूर भगाता है। जब खींचना होगा तो आपको सपोर्टिंग चाहिए ना, तो इस वाले कंडीशन में हमेशा आपको सपोर्ट ही मिलता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, या तो दोनों एक साथ बाहर, मतलब अंदर, या तो एक साथ बाहर। और इसमें हमेशा ऑपोजिशन में होता है, अगर जाएगा इधर से आएगा, और अगर मान लीजिए इधर से निकल रहा है तो उधर से ऐसे जाएगा, हमेशा ऑपोजिशन में आपको मिलेगा, ठीक है। और ये वाला कंडीशन इसको रिजेंबल करता है, ये वाला कंडीशन इसको रिजेंबल करता है। लेकिन अभी फिलहाल हम जब क्वेश्चंस करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेके करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस लेके ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस का टॉपिक जैसे ही आ जाता है बेटा, वहां पे लेंसेज लॉ घुस जाता है। अब लेंसेज लॉ का टॉपिक जो आज नहीं करा सकता, वो बहुत वास्ट टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से आपको लेक्चर मिल जाएगा, पहले आप उसको लिख लीजिए। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए आपके पास एक फ्लक्स है जो टाइम चेंजिंग है, टाइम वेरिंग है, देखिए कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ ये बदल रहा है। और उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 20 है, ठीक है। मतलब एक कॉइल है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, और उसका वैल्यू ये है, मतलब टाइम चेंजिंग का। और उसके अंदर, उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 20 है, और उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। आपको पता करना है ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसमें से जो इंड्यूस करंट है वो निकालना है। अब जब इंड्यूस करंट है तो ऑब्वियस सी बात है आपका सर्किट क्या रहा होगा, खुद सोचिए, कंडक्टिंग और क्लोज्ड, है ना, यही कंडीशन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ का मॉड मतलब मॉड ही निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप नेगेटिव साइन को भूल जाइए अभी, है ना। अभी वो ऑपोजिंग होगा कि सपोर्टिंग होगा, लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंगली, वो सब बात की बात है। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। अच्छा एन बेटा क्या है आपका, 20। अच्छा डेरिवेटिव करना है इसका, इक्वेशन क्या मतलब है कि आपका 5t² 2t। अच्छा इसमें लगाइए, अगर आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आप फंसोगे बेटा। और बाहर कितना है, 20। t² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2t, 2t इंटू 5 10t, dt बाई dt 1 इंटू 2 2। अब आपको एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड में करना है ना, कहा गया। अच्छा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस एंड इंड्यूस करंट इफ r इतना, एट मैंने लिखा नहीं था, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये आपको ईएमएफ जो इंड्यूस करना है और करंट जो आपका इंड्यूस होगा उसको वैल्यू कर निकालना है आपको t 1 सेकंड पे। अब 1 सेकंड डाल दीजिए यहाँ पे,
10 1 जा 10 प्लस 2 12, तो ये सारा कुल मिला के आपका आ गया 240 वोल्ट। मतलब आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा 240 वोल्ट। अब इंड्यूस करंट कितना आएगा बेटा, उसको आई डैश देते हैं, आई भी दे सकते हैं क्योंकि अभी आई तो नॉर्मल करंट भी होता है, कभी कभार बाजू वाले कॉइल में भी करंट फ्लो करता है, अभी मुझे क्या पता। हाँ अगर मान लीजिए आप मैग्नेट से मूव करा रहे हैं, आप बोले सर मैग्नेट से मूव करा रहे हैं, वहाँ पे तो सोलिनॉइड है भी नहीं साइड में कॉइल नंबर 2 में, वहाँ पे तो कोई करंट बन भी नहीं रहती, सो मैग्नेट से मूव करा रहा हूँ, ठीक है आप फिर साइन आई दे दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको दो करंट दिख रहा है एक गिवन करंट, तो फिर उसको आई डैश दे दीजिएगा। तो ये आपका ईएमएफ का जो मॉड है उसको आर से डिवाइड कर दीजिए, ओम्स लॉ। ये कितना आया आपका 240, और आपका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2, तो काटाकूटी करोगे तो आपको 120 एम्पियर ये आपका इंड्यूस्ड करंट आ गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ये आप खुद ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए। मान लीजिए कॉइल से एक फ्लक्स पास कर रहा है और वो चेंज कर रहा है, कैसे दिखा रहा है, मान लीजिए 6t³ - 2t² वीबर, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए 40 है। ठीक है, अच्छा एट टाइम t = 2 सेकंड पे आपको फाइंड करना है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस करंट, आप आई डैश लिख लीजिए या नॉर्मल आई लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा ओके, और आपके पास आर जो है वो गिवन दे रखा है 10 ओम, बस सेम है। एक बार खुद ट्राई करके देख लीजिए, करिए। हो गया, कुछ आया नहीं आया, देखिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या लिखोगे, एन d∅dt, माइनस एन को देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन कितना है आपका 40, डेरिवेटिव कीजिए इसका, t³ 6 को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे t² का, अब ये हो जाएगा 3t², 6 के साथ लगा के 18t², और ये हो जाएगा 2t और इसके साथ लग के 4t और यहाँ पे 40। अब एट टाइम t = कहाँ पे था बेटा 2 सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 40, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 18 × 4 और यहाँ पे 4 4 जा, चलिए 16 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आया 32, 372 - 16, 12 से 6 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे 40। चलिए इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, चलो कर लेते हैं। 4 6 = 24, 222 0, इतना वोल्ट। अब प्लस की माइनस वो नहीं पता, वो तो आपको देखना पड़ेगा, मतलब वैसे प्लस ही आएगा, सॉरी ये माइनस ही आएगा, क्योंकि अगर d∅dt में निकालता तो ये कुछ ऐसा आता, ये चीज आता, 40 बाजू में नहीं आता, ये चीज आता है ना। अच्छा n तो पॉजिटिव होता ही है, फिर उसके अंदर जब आप ये चीज डालते, क्या कहते हैं 2 7 डालते, तो ये 72 - 16 आपको 56 मिलता, मतलब ये पूरा वैल्यू आपको क्या मिलता, पॉजिटिव में मिलता 56। n तो आपका पॉजिटिव है ही और बाहर नेगेटिव आता, मतलब कुल मिला के पूरे आंसर किस में आता, नेगेटिव में आता। अगर नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा कि आपका जो फ्लक्स वक्त के साथ बढ़ रहा है, हो सकता है कि मैट करीब आ रहा हो, या वहां पे कॉइल 2 को आपने ऑन किया होगा तो मैट फ्लक्स बढ़ रहा होगा, उसमें इस साइड पे जो पोलैरिटी बनेगा वो ऑपोजिशन में बनेगा। मतलब अगर मान लीजिए इधर से नॉर्थ है तो इधर से भी ऐसे आएगा नॉर्थ, और इधर से अगर साउथ है तो इधर से भी साउथ आएगा, ऑपोजिशन वाला सिचुएशन बनेगा। मुद्दे की बात है, नेगेटिव आने तो ऑपोजिशन वाला सिचुएशन बनता है, मतलब फ्लक्स उल्टा बनता है। एक गिवन फ्लक्स और यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा उस कॉइल में करंट घूमने के चलते वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ऑपोज करेगा, या तो नॉर्थ नॉर्थ या तो साउथ साउथ, ऐसे जाएगा। और अगर पॉजिटिव आता, यहाँ पे पॉजिटिव आ नहीं था, ओके, तब वहां पे सपोर्टिंग होता, मतलब दोनों फ्लक्स एक ही दिशा में जाएंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। अच्छा अब क्या निकालने, इंड्यूस करंट, वो कैसे निकाले, ईएमएफ का मॉड अपॉन आर, ये आया 2240 अपॉन यहाँ पे कितना है 10, 0 0 काट दो, 224 एम्पियर, ये आपका आ गया करंट। चलिए इसको लिख लीजिए। ओके बेटा, अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.70 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द वेस्ट ईस्ट प्लेन, a uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the north east direction। अच्छा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पास मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है बेटा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में एक प्लेन है, मान लीजिए ये आपका पूरा सामने से जो आपको प्लेन दिख रहा है उसके ऊपर वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली, मान लीजिए जैसे वर्टिकली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में आपने एक प्लेन को रखा हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकल, इसके ऊपर तो वर्टिकल है ना, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है बेटा बिल्कुल बीच में से जाएगा, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बिल्कुल बीच में से। अगर बिल्कुल बीच में से जाता है ये एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना है 45 डिग्री। अब देखिए आपका जो प्लेन है या कोई कॉइल है
हाँ एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर वाला शेप का कॉइल है मेरे पास, अभी तो है नहीं, मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन मान लीजिए स्क्वायर टाइप का लूप है, वो ऐसे रखा हुआ है। अब इसका एरिया वेक्टर में किधर की साइड आएगा बेटा, ऊपर की साइड आएगा। मान लीजिए ऊपर की साइड है, एरिया वेक्टर ऊपर की साइड है, मान लीजिए यहाँ पे लूप है, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की साइड है। और हमें पता है एरिया वेक्टर के साथ बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, हम जब फाई लिखते हैं ना बेटा, उसमें क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है, इस एरिया वेक्टर के साथ ऊपर की साइड जो एन कैप है, अगर एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर की साइड है, और बी वेक्टर उसके बीच में जो एंगल है वो होता है यहाँ पे। अब वो बी क्या है आपका बेटा, देखो ध्यान से, कहां गया, हाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना दे रखा है 0.1, और एरिया कितना आएगा बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड कितना 10, 10 को आप पहले उसमें कन्वर्ट करो, क्या कहते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और कॉस क्या लिखना है बेटा 45। आप कह रहे बच्चा सर आपने ऊपर की साइड अपने डायरेक्शन को क्यों लिया, आप नीचे की साइड अपने क्यों नहीं लिया, ले सकते हो, उससे आपका फाई नेगेटिव आ जाएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर आपका फाइनल जो आना होगा वही आएगा। और वैसे भी याद करो, हम तो ई का मॉड निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव आए कि प्लस आए क्या फर्क पड़ता है ना, आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 0.1, ये भी आपका 10⁻⁻1 हो जाएगा 0.1, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01, और ये आपका आ गया 1/√2। साहब ला के यहाँ पे एक पॉइंट हो यहाँ पे, तो 10⁻³ हो गया √2, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो ऊपर एक √2 ले लो, नीचे एक √2 ले लो, रैशनलाइज कर लोगे तो आपका फ्लक्स जो है बेटा वो आपका दिखेगा नीचे 2, ऊपर 10⁻³ और यहाँ पे √2। अच्छा अगर आपको पता हो 10⁻³ √2 का वैल्यू होता है कुछ 1.414 के आसपास कुछ आता है, ठीक है, 1.414 के आसपास कुछ आता है। अब इसको 1.4 ही लिख लो, 2 इससे इसको काट लो 0.7, तो आप इसको लिख सकते हो 7 × 10⁻⁴ वीबर अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स है। ये बेटा शुरू में आपका यही था, इसको आप phi 1 नाम दो, शुरू में ऐसा ही था। अब क्या रहा है, कुछ देर बाद इस मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया गया, क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो फाइनल केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बी आपका 0 हो गया, ये बंद कर दिया गया। अब आपसे कहा जा रहा है, अच्छा कितने टाइम में बंद हुआ, मतलब पहले ऑन था फिर बंद हो गया, तो टाइम का चेंज कितना है 0.7। आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है n d∅dt। अभी बेटा d∅ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप डेल्टा∅ भी लिख सकते हो। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं जिसका आपको डेरिवेटिव करना है। अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ∆∅/∆t भी लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है तो उससे आपको बेटर समझ आएगा। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और ये ∆t T2 - T1, उसका पूरा वैल्यू आपको दे रखा है। देखो फाइनल फ्लक्स आपका कितना आया 7 × 10⁻⁴, और इनिशियल फाइनल आपका था 0, फाइनल आपका था 0 और इनिशियल आपका था 7 × 10⁻⁴। ओके अच्छा अब नीचे टाइम कितना था आपका, टाइम कितना था 0.7। तो अच्छा और एक चीज हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मॉड निकाल रहे हैं, तो पूरा मॉड में है, तो अगर आंसर नेगेटिव आ भी जाता है तो उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे -7 × 10⁻⁴, यहाँ पे 0.7 को आप लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻1, इस -1 को ऊपर उठा दीजिए तो +1, तो ये हो जाएगा 3, 7 और 7 कट गया, और हम मॉड में कर रहे हैं तो प्लस में क्या आ जाएगा 10⁻⁻3, ये आपका ईएमएफ आ गया 10⁻⁻3 वोल्ट। 0. आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 0.001 वोल्ट। और आपको फिर क्या निकालना है बेटा, करंट इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे बेटा, जो आपका ईएमएफ आया उसको R से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। रेजिस्टेंस कितना है, कहीं तो दे रखा होगा रेजिस्टेंस, हाँ देखो यहाँ पे 0.70 दे रखा है ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ए आपका वही है, यहाँ पे √2 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है। अच्छा और टाइम भी आपका यहाँ, अच्छा ठीक है, टाइम और आपका रेजिस्टेंस सेम दे रखा था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो रेजिस्टेंस आपका ये आपका आ गया 10⁻³ और ये आपका 0.7 को आप लिख सकते हो 7 × 10⁻⁻1, -1 को आप ऊपर कर दो तो ये आपका हो जाएगा -2, तो ये आपका आ गया 10⁻²/7। इसको आपको सॉल्व करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसको आप नीचे भेजोगे तो आपका आ जाएगा 700, मतलब इंड्यूस करंट आपका आ रहा है 1/700 एम्पियर। इसको पॉइंट पे लाना है, आप लाके देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन, लिख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर, अच्छा जितना आपको समझ आ रहा है पहले वो लिख लेते हैं। एक कॉइल है जिसका एवरेज डायमीटर है 0.02 मीटर, तो बेटा रेडियस क्या आएगा, उसका आधा कर दो 0.01 मीटर। अच्छा, अब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है परपेंडिकुलरली, मतलब अगर कॉइल आपका ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब आपका एरिया वेक्टर इस साइड में है, एन कैप इस साइड में है, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, मतलब cos 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की दो वैल्यू देखो, पहले शुरू में 6000 है, बाद में 1000 है, मतलब शुरू में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास कराया जा रहा है 6000 टेस्ला, कुछ देर बाद शायद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने 1000 कर दिया। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपने चेंज कर दिया तो उसके कारण फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है विद टाइम, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होएगा। वो जो ईएमएफ है वो आपको दे रखा है, देखिए कहीं पे तो दे रखा होगा, हाँ 11 वोल्ट, और कितने टाइम पे हो रहा है ये 4 सेकंड में, मतलब समझ रहे हैं, पहले इसमें से पास करा रहे 6000 टेस्ला, कुछ देर बाद आपने करा दिया 1000 टेस्ला, तो फाई आपका बदल गया, जैसे ही फाई बदल जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि देखिए फाई को बदलने के कितने तरीके होते हैं, एक या तो बी बदली, या तो एरिया बदली, या तो थीटा बदली। अब थीटा आपका ठीक है कांस्टेंट है 0 डिग्री, एरिया भी ठीक है, मतलब आपका बी यहाँ पे बदल रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कुछ तो बदलेगा ना, उसी के कारण फ्लक्स आएगा चीज। अब देखिए यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू जो आपको 11 वोल्ट दे रखा है, ये कोई मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड की बात तो की नहीं है, मतलब यहाँ पे वो ई मॉड मत डालिए, ठीक है। अगर आप बाई फैराडेज लॉ लिख रहे हैं और यहाँ पे मॉड क्यों नहीं डाल रहा हूं, उसका भी रीजन अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा। आप लिखेंगे E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और एक चीज देखिए डी फाइव बाई डी टी ना लिख के ना बेस्ट है आप डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखिए। अब डी फाइव बाई डी टी लिख के क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर लगा के क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाई का कोई फंक्शन तो है नहीं कि जिसका डेरिवेटिव करोगे, तो बेहतर है कि डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखे। इसको मैं खोल के फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकता हूँ, वो भी एक फायदा है। और यहाँ पे माइनस क्यों रख रहा है उसका भी एक रीजन है, देखो अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि n का वैल्यू बेटा कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नंबर ऑफ टर्न इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। अब e का वैल्यू कितना है 11, अच्छा n को आप लिख सकते हो, n कुछ दे रखा, अच्छा n ही तो निकालना है, अच्छा इसको आप लिख सकते हो बेटा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और नीचे डेल्टा टी। अब फाइनल फ्लक्स को आप लिख सकते हो बी ए cos 0 1 है, इसको आप b2 कर दो, a तो आपका a ही है, a में थोड़ी कोई चेंज आ रहा है, और ये b1 a cos 0 डेल्टा टी। अब यहां से आप एरिया को निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा b2 माइनस b1 अपॉन डेल्टा टी। अब वैल्यूज डालिए, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है ना, तो पाई को लिखिए 22/7, आर कितना था बेटा 10⁻², उसका आप क्या कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप इसको 10⁻4 ही कर दो। और बेटा b2 क्या है आपका 1000 और b1 क्या है 6000, तो 1000 माइनस 6000 करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5000, और नीचे आपका जो टाइम है वो कितना है 4 है, ठीक है। अच्छा अब इसको कैलकुलेट कर देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे आपने माइनस नहीं लिया होता, ये पे मॉड में आ जाता, बेटा ये माइनस इस माइनस के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, फिर आपको n का वैल्यू नेगेटिव में आता, n नेगेटिव में कैसे हो सकता है। और वैसे भी देखो यहाँ पे किसी ने बोला थोड़ी है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, उसने बोला सिर्फ ईएमएफ, तो अननेसेसरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड मत लो, जहां पे बोल दे तो बोल दे, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं भी बोला होता या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर माइनस साइज नहीं लूंगा तो माइनस माइनस प्लस कैसे बनेगा, और प्लस नहीं बनेगा तो n का वैल्यू प्लस में कैसे आएगा, थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस यूज करो भाई, ठीक है। अब n कैसे निकाले बेटा, n का वैल्यू आ जाएगा 11 × 7 × 4, 11 × 7 × 4, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5000 का मतलब 10⁻3, और यहाँ पे -4, यही है ना, और यहाँ पे 7 × 4 इधर चला गया, और 5 नीचे आ गया, 10⁻3 आ गया, अच्छा 22 भी आएगा, यहाँ पे 22 भी आएगा। अच्छा अब देखिए 11 से इसको काटिए 2 से इसको काटिए, यहाँ पे 2 हो गया। अच्छा और क्या रह जाता है, यहाँ पे 7 × 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10⁻1 हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और कुछ बचा, ये दोनों एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया। अब 5 से इसको काटिए तो कितना आ रहा है 28, सही है। n का वैल्यू एक रियल मतलब एक क्या कहते हैं नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए, n कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, नंबर ऑफ टर्न्स के भी फ्रैक्शन में थोड़ी होता है भाई, और नेगेटिव भी नहीं आ सकता। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने नेगेटिव नहीं लिया होता तो n का वैल्यू आपका नेगेटिव में आ जाता, इस ये नेगेटिव एडजस्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे अगर मेंशन ना भी कर दे तो भी आप समझ जाओ यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, वरना n का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। ओके गॉट द पॉइंट, चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, मैंने ज्यादा डिटेल में लिखा नहीं, आपको कंफ्यूज करेगा। उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 8.5 ओम,
और बेटा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जो लिंक हो रहा है वो वक्त के साथ बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल चेंज विद टाइम। ऐसे पहले 0 से लेके 2 सेकंड तक बढ़ेगा, फिर यूनिफॉर्म रहेगा, फिर 4 से 6 तक घट जाएगा। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है वक्त के साथ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होएगा, फिर इंड्यूस करंट भी होएगा। क्या है वो इंड्यूस करंट जो होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट एंड प्लॉट इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब उसका ग्राफ प्लॉट करना है। बेटा यहाँ पे फैराडेज लॉ का जो फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वैसे एन के बारे में कुछ बोला नहीं तो आप सिर्फ माइनस डी फाइव बाई डी टी ले लो। हो सकता है इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सिंगल है, हो सकता है। तो जो भी हो फैराडेज लॉ पे जो माइनस साइन है उसको साथ में लेकर चलो। यहाँ पे माइनस साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस साइन नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ग्राफ में कौन सी चीज प्लस में आएगा तो ऊपर लेंगे, माइनस आएगा तो नीचे लेंगे। तो प्लस माइनस का जो लॉजिक है ऊपर नीचे का वो आपको समझ आएगा ना बेस्ट। तो अगर आपने सारा प्लस ले लिया तो सारा वैल्यू ऊपर प्लस प्लस ही आता रहेगा, आपको वेरिएशन प्रॉपर समझ ही नहीं आएगा। अच्छा पहले एक काम करते बेटा, इस कॉइल का ना एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को आप लिख लो 3.14 कर लेते हैं 20/7 करेंगे ठीक है। और रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻² मीटर में करके स्क्वायर कर दो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा इसका आपका कुछ आएगा 4.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर के आसपास कुछ आएगा। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब एन यहाँ पे 1 है छोड़ दो और डी की जगह आप डेल्टा कर लो। अब यहाँ पे मेरे को फंक्शन थोड़ी पता जिसका मैं डेरिवेटिव करूंगा। अब डेल्टा फाइव को मैं लिख सकता हूं बी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला था ना कि देखो यहाँ पे बोला गया था कि बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब अगर आपका लूप ऐसा है तो बी ऐसे जा रहा है, मतलब एन कैप आपका इधर के साइड है, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री ये फाइनल कंडीशन है। तो बी टू ए तो आपका सेम ही है ना, एरिया थोड़ी बदल रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। इसको B2 कर दो फाइनल के लिए और cos 0 डिग्री, फिर इनिशियल के लिए B1A cos 0 डिग्री, ए तो आपका सेम ही है। और डेल्टा टी क्या लिखोगे बेटा, आज डेल्टा टी देख लेंगे बेटा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मान लो उसको फिलहाल आप डेल्टा टी लिख दो T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल। अब दोनों जगह से आप ए को कॉमन निकालो, अंदर क्या आया फॉर्मूला कुछ आपका ऐसे बन रहा है। आई एम क्रिएटिंग अ फॉर्मूला फर्स्ट, आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो आपको करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन R, मतलब इसी चीज को आप R से डिवाइड कर दो, पूरा रेडीमेड फॉर्मूला आ गया आपका। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट। अब बस आप बिठाते जाओ डिफरेंट इंटरवल पे। अच्छा पहला देखिए इंटरवल क्या है आपका 0 से लेके 0 से लेके 2 तक। जब आपका टाइम इंटरवल 0 से 2 के बीच में है तब आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां चेंज हो रहा है। इनिशियल आपका 0 है, फाइनल आपका 1 है, मतलब इनिशियल आपका 0 है, फाइनल आपका 1 है। और टाइम कहां से कहां जा रहा है 0 से लेके 2 तक, मतलब फाइनल टाइम आपका 2 है और यहाँ पे 0 है। और एरिया कितना है, एरिया हमने निकाला था अभी 4.5 इंटू 10⁻², बाहर माइनस और नीचे आर, आर कितना है बेटा 8.5। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके देखिएगा ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा -2.7 इंटू 10⁻³ के आसपास आएगा, जिसको आप लिख सकते हो -2.7 मिली एम्पियर। 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिली एम्पियर। तो यहाँ पे माइनस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ग्राफ आपको ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा आपको समझ नहीं पाओगे। अब आप टाइम इंटरवल 2 से 4 की बात करते हैं, टाइम इंटरवल 2 से लेके 4 तक की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ पे बेटा आपका फील्ड चेंज थोड़ी हो रहा है। आपका 1 था 1 पे अटका हुआ है, देखो ध्यान से 1 था 1 पे अटका हुआ है। मतलब अगर आप इसका करंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहली बात तो है आपका एरिया जो है वो -4.5 10⁻², B2 क्या आएगा आपका 1 और फाइनल B1 क्या आएगा वो भी 1 आएगा, इनिशियल भी 1 फाइनल भी आपका 1। और टाइम कहां से कहां जा रहा है बेटा 4 - 2, उससे क्या फर्क पड़ता है। और नीचे आपका क्या है 8.5। बेटा यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, पूरा करंट आपका 0 हो गया। बेटा दिख रहा है अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, उसका मतलब क्या ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो रहा। अगर ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो रहा तो करंट कहां से बनेगा, इस वाले केस में तो करंट बन ही नहीं रहा। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल आपका 4 से लेके 6 तक का, 4 से लेके 6 तक का। इसमें अगर आप देखेंगे तो B2, अच्छा फाइनल यहाँ पे क्या है, फाइनल यहाँ पे 0 है, इनिशियल आपका यहाँ पे 1 है। फाइनल यहाँ पे 0 है, इनिशियल आपका यहाँ पे 1 है। और टाइम इंटरवल बेटा 4 से 6, तो आप 6 - 4 लिखो। बाहर आपका माइनस, एरिया क्या था -4.5 इंटू 10⁻² और रेजिस्टेंस 8.5। अब खुद देखिए यहाँ पे जब 0 - 1 करेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा और नीचे 2 आएगा -1/2। सॉल्व अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ले देखे तो बात यही आ गया ना, देखो ना यहाँ पे -1/2 आ रहा है
और यहाँ पे +1/2 आया था, और बाकी का बाहर का जो सामान है वो तो सेम ही है। मतलब ये अगर आपका -2.7 में आया था तो ये क्या आ जाएगा, +2.7 में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये आपका 2.7 मिली एम्पियर। समझ आया? इसका मतलब जितना भी अभी तक हमें समझ आया उसके बेसिस में अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, आई नीड सम स्पेस। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो करंट को अगर मैं टाइम के फंक्शन में दिखाऊं, एम्पियर में आता है ना, तो पहले बेटा आपका मान लीजिए टाइम 0 है, फिर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो पहले 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक आपका करंट क्या है, -2.7 मिली एम्पियर, मतलब कांस्टेंट है। ये करंट देखो इस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है, यहां पे वेरी नहीं कर रहा। मतलब मान लो यहां पे कोई वैल्यू है -2.7 मिली एम्पियर, तो 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 से लेके 2 तक आपका करंट यहां पे फिक्स है, लाइक दिस। आपको करंट यहां पे ऐसे मिलेगा, इस लेवल पे ऐसे मिलेगा। फिर 2 से लेके 4 तक नो करंट, 2 से लेके, ये 2 है, 2 से लेके 4 तक नो करंट। पहले लाइन आपको यहां पे ऐसे मिलेगा, फिर नो करंट, ग्राफ बनेगा ही नहीं। फिर 2 से लेके 4 तक, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक आपका 0 हो गया। फिर 4 से लेके 6 तक आपका +2.7, मान लीजिए यहां पे आपका +2.7 कुछ मिली एम्पियर है। तो 4 से लेके 6 तक आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और यहां पे स्टेडी रहेगा, 0 से लेके 2 तक स्टेडी रहेगा, 4 to 6 स्टेडी रहेगा, और 2 से 4 में कोई करंट है ही नहीं। तो दिस इज द ग्राफ। अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया होता, जो फैराडेज लॉ का माइनस साइन था, आ गया, हाँ ये नहीं लिया होता, तो यहाँ पे ये नीचे का वाला फंक्शन आपको दिखता है नहीं, आपको दोनों ही ऊपर पॉजिटिव में दिख जाते, तो वेरिएशन आपको एक्यूरेट समझ नहीं आता। दैट इज रीजन हर जगह पे माइनस को हटा मत देना। कहीं पे अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि आपको ईएमएफ इंड्यूस क्या कहते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फिर कर देना। जहां पे इंपॉर्टेंस को समझिए, जहां पे इंपॉर्टेंट है तो है, यहां पे इंपॉर्टेंस है, वरना पूरा फंक्शन का वेरिएशन में प्रॉपर समझ नहीं पाऊंगा, तो यहां पे मत कर देना, ठीक है। फिर इसको लिख लीजिए। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर ना आगे के कुछ क्वेश्चंस है, वो जानने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जानना जरूरी है, वो है रिलेशन बिटवीन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टोटल चार्ज। चार्ज और फ्लक्स के चेंज के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वरना आगे के क्वेश्चन सब कर नहीं पाओगे। देखो क्या होता है कि बाय फैराडेज लॉ फॉर्मूला क्या होता है, -N/dφ/dt। आप एक काम करो, मॉड ले लो, नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, और n को फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। अब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, आप चाहो तो ΔΦ/ΔT भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आई को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, dQ/dt। आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है, और यहां पे R। अब ध्यान से देखो dt और dt आपका कट गया, तो आपका जो dQ है वो आ रहा है dφ/R, या तो आप लिख सकते हो dφ जो है आप dQ × R लिख सकते हो। इससे आपको क्लियरली समझ आ रहा है। और एक चीज आपको d में रखना है तो d में रख सकते हो, और आप चाहो तो डेल्टा में भी रख सकते हो, ΔQ = ΔΦ/R। चाहे आप ये रिलेशन यूज कर लो या ये कर लो, एक ही बात है। ये बहुत छोटा वैल्यू बता रहा है, छोटा चेंज बता रहा है, ज्यादा बड़ा चेंज बता रहा है। एक चीज तो बेटा आपको समझ आ रहा है कि आपका जो चार्ज है, चेंज इन चार्ज है, या dQ भी कह सकते हो, ये आपका छोटा है इस वैल्यू से, है ना, क्योंकि देखो इसके नीचे आ रहा है, तो dφ वाला वैल्यू जो है वो आपका क्या है, बड़ा है, और चार्ज वाला वैल्यू क्या है, छोटा है। कभी कभी इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज बोलते हैं, टोटल चार्ज फ्लो। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होगा जिस पर कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, वो आपको बताना है। और एक चीज ध्यान से देखिए, आपका जो रिलेशन आया ये या ये एक ही बात है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब चार्ज फ्लोन भी कह सकते हो, आप चार्ज इंड्यूस भी कह सकते हो, दैट इज द बेस्ट वे। क्योंकि करंट अगर आपका इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ही हो रहा है। हाँ, वो चार्ज बाद में फ्लो कर रहा है, लेकिन हो तो पहले इंड्यूस ही रहा है ना। तो जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल। देखो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, आपका जो इंड्यूस्ड करंट था वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन आपका जो इंड्यूस्ड चार्ज वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स के चेंज पर और रेजिस्टेंस पे।
अब इसके ऊपर ना कुछ एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूं, आप इसको क्वेश्चन के तौर पे भी समझ सकते हो, ठीक है। मान लो आपने फ्लक्स को इस साइड रखा, फ्लक्स को इस साइड रखा और डेल्टा क्यू को आपने इस साइड रखा। मान लो ये आपका वाई एक्सिस में है और ये आपके एक्स एक्सिस में। अब इसका ग्राफ तो सीधा ही जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आपका जो डी क्यू है, सॉरी डी फाई जो है वो आर इंटू डी क्यू है। इसका मतलब आपका जो डी फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी क्यू है। या तो आप कह सकते हो चार्ज जो आपका इंड्यूस होगा वो फ्लक्स के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्ज जो आपका इंड्यूस होगा वो फ्लक्स चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप लिख सकते हो डी क्यू जो है वो आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब इस लाइन का अगर प्रोपोर्शनल, अगर मान लीजिए कोई किसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फाई के साथ अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। अब इस ग्राफ का जो स्लोप है, मान लीजिए यहां पे थीटा है, इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूं, वही इसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। पता है ना, लाइन का जो असल यहाँ पे जो एंगल होता है फर्स्ट पॉइंट में, उसका अगर tan थीटा लेते हो उस लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब ये जो आपका चेंज है बेटा, ये आपका चेंज क्या है, डेल्टा फाई, और ये जो चेंज आपको दिख रहा है ये बेटा क्या है आपका, डेल्टा क्यू। और हमें पता है किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। मतलब इसको आप लिख सकते हो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। और आप खुद देखिए, डेल्टा फाई बाई डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा आपका, आर की इक्वल आ जाएगा। मतलब इस टाइप का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आर आ रहा है, कुछ चेक करके देखिए, डेल्टा फाई बाई डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मतलब अगर वाई एक्सिस में अगर आपको डेल्टा फाई दिखे और एक्स में डेल्टा क्यू दिखे, तो उस टाइप में जो आपको ग्राफ दिखेगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या आएगा आपका, रेजिस्टेंस की इक्वल आएगा। और अगर मान लीजिए उल्टा कर देते हैं, इधर आप डेल्टा क्यू कर दो, इधर डेल्टा फाई कर दो, और यहां से ऐसे लाइन को खींचो। अब यहां पे जो आपका स्लोप आएगा, देखिए आउटपुट आपका चेंज क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू, और यहाँ पे इनपुट चेंज क्या आ रहा है, डेल्टा फाई। तो स्लोप आप क्या लिखोगे, स्लोप हमेशा चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट होता है। तो चेंज इन आउटपुट में भी डेल्टा क्यू आ रहा है और इनपुट में डेल्टा फाई आ रहा है। अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा फाई क्या आएगा, खुद देखिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा फाई क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। समझ रहे, इसका मतलब अगर इधर के साइड फ्लक्स और इधर के साइड चार्ज दिखे और ये आपको कर्व दिखे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो हमेशा रेजिस्टेंस कहलाएगा। और अगर इधर चार्ज दिखे और इधर फ्लक्स का चेंज दिखे, उसका जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, 1/r कहलाएगा। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको ऐसे कोई ग्राफ दे देगा, मान लीजिए आपको ऐसे कोई ग्राफ दे देगा कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास फ्लक्स है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे दे रखा है, और मान लीजिए यहाँ पे एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और आपसे पूछा कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो बेटा स्लोप निकालने का और एक तरीका क्या होता है, tan थीटा। अब थीटा कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 1। ये आपका स्लोप हो गया। और यही स्लोप जब यहाँ पे फाई होता है, यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे जब फाई होता है, यहाँ पे क्यू होता है, क्या समझाता है, आर समझाता है। मतलब आपका आर क्या आ जाएगा, 1 ओम। समझ रहे कॉन्सेप्ट को, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। और मान लीजिए इधर के साइड आपने चार्ज रखा, इधर के साइड आपने फाई रखा, और ये मान लीजिए आपका किसने दिया 60 डिग्री, और आपसे पूछा रेजिस्टेंस कितना आएगा। हमें पता है बेटा जब इधर चार्ज होता है इधर फ्लक्स होता है, तो इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो होता है 1/r। अब यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बेटा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3 ओम। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और लिटरली मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसके बारे में बात करूंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास मान लीजिए कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जिसका रेडियस है कैपिटल R और जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r ओम। ठीक है, अब पेज के इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है विच इज B0t²। मतलब ये आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये वक्त के साथ चेंज हो रहा है। B0 यहाँ पे कांस्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, करंट इंड्यूस कितना होगा, और चार्ज कितना फ्लो करेगा फ्रॉम t, जो टाइम इंस्टेंट है 0 से लेकर t0 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ आप मैग्नेटिक निकाल लो, कोई बात नहीं, अगर आपको माइनस के साथ रखना है तो रख लेना। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक ही टर्न है, तो यहाँ पे आप d∅/dt करिए। अच्छा, फाई को आप लिख सकते हैं BA cos, अब मान लीजिए कि n क्या पेज के अंदर ही है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जा रहा है, तो cos 0 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा A कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे वैरी कौन कर रहा है, सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है। देखिए एरिया जो है श्रिंक या एक्सपैंड थोड़ी कर रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। अब B का वैल्यू कितना है बेटा, आपका B0t²। अब उसमें B0 जो है बेटा वो भी अपने आप में कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लीजिए, तो बचा dt², जो कि आपका हो जाएगा 2t।
मतलब 2ab0t, ये आपका आ गया ईएमएफ। आप चाहे तो इस ए को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। गॉट द पॉइंट। अब आपको निकालना है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ इंड्यूस किया उसको आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। अब बेटा रेजिस्टेंस यहां पर उन्होंने दे रखा है स्मॉल आर, ध्यान दीजिएगा कि कौन से चीज का क्या सिंबल दे रखा है। ये आपका आया 2 पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी, और यहां पे आ रहा है स्मॉल आर, ओके। तो ये आपका आ गया इंड्यूस्ड करंट। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, इंड्यूस्ड करंट भी आपका आ गया। अच्छा कितने टाइम पे आएगा वो तो कुछ पूछा नहीं, बस आपको बस एक रेगुलर फॉर्मूला निकालना है। अब वो आपसे कह रहा है कि बेटा चार्ज जो फ्लो करेगा टोटल वो 0 से लेकर टी नॉट तक कितना करेगा, वो कैसे करे बेटा। ये जो अच्छा चार्ज किसके कारण, कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। अब वो चार्ज किससे बने, मतलब उस चार्ज से कौन सा करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट। मतलब इसी आई को मैं खोल के लिख सकता हूं dq बाई dt। अब dq को यहां पे रखिए, dt को वहां पे भेजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाई स्मॉल आर और t के साथ dt। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये सारा कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। अच्छा q कहां से कहां करेगा, मान लीजिए 0 से लेके कैपिटल Q टोटल चार्ज, और ये मान लीजिए 0 से लेके टी नॉट, आपको बोल रखा है ना 0 से लेके टी नॉट तक करना है। अच्छा ये d और ये इंटीग्रेशन मर गया, तो ये आपका आ गया 0 से लेके कैपिटल Q, यहां पे आ गया 2 पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाई स्मॉल आर, ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2। इस 2 को आप नीचे यहां पे लेके आ जाइए, 2 कट जाएगा, और ये 0 से लेके टी नॉट। अब एक बार Q माइनस 0 आपका Q हो जाएगा, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा टी नॉट स्क्वायर। तो बेटा ये आपका टोटल चार्ज जो उसमें इंड्यूस्ड हुआ या जो फ्लो किया, ओके। देखिए ये तो एक तरीका था, लेकिन और एक तरीका भी था बेटा। और एक तरीका क्या था, हमें पता है, देखिए ऑल्टरनेट मेथड, एक ऑल्टरनेट मेथड भी हम कर सकते हैं। हमने अभी सीखा था बेटा कि रिलेशन क्या होता है, ध्यान से याद कीजिए। आपका जो डेल्टा क्यू था वो क्या था, डेल्टा फाई बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल यहां पे स्मॉल आर यूज करना है। अब आपको यही निकालना है, मान लीजिए ये आपका Q माइनस 0 है, शुरू में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ था, फाइनल आपका Q है, और इसको आप लिख सकते हो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और R को रख दो। अब फाइनल फ्लक्स को लिख सकते हो बेटा BA cos 0 1 हो गया। अब बेटा देखो यहां पे वैरी कौन कर रहा है, B कर रहा है, तो इसको आप B2 कर दो, इसको B1 कर दो, दोनों में से A को बाहर निकाल लो। अच्छा अब B2 क्या होगा बेटा, इस फंक्शन के अंदर फाइनल टाइम आप डाल दीजिए टी नॉट, वो आपका B2 निकल के आ जाएगा, और इनिशियल टाइम डाल दीजिए 0, तो आपको B1 मिल जाएगा। अब एरिया आप लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर, B2 को आप लिख सकते हैं B नॉट, और ये फाइनल टाइम डाल दीजिए टी नॉट स्क्वायर माइनस B नॉट ऑफ इनिशियल टाइम क्या था 0, तो 0 का स्क्वायर करके ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब आपका बचा क्या, पाई आर स्क्वायर B नॉट टी नॉट स्क्वायर अपॉन R। देखिए ना यही वाला तो आ गया, और यहां पे Q माइनस 0 आपका Q हो गया। तो देखिए ये ज्यादा आसान तरीका था, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया कि ये भी एक तरीका था, ये भी तरीका था। ये रेडीमेड फॉर्मूला है, तभी मैंने आपको बोला कि ये इसको रट्टा मान लीजिए, ये बड़े काम की चीज है, चार्ज और फ्लक्स के बीच का रिलेशन। ओके चलिए इसको लिख लीजिए। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें बेटा आपसे ये कहा गया है कि एन इलिप्टिकल कॉइल समझते हैं, लाइक दिस, ऐसे टाइप का कॉइल है। तो सर आपको कैसे पता चले कि ऐसा ही है, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ अब ध्यान से देखिए, उसका जो इक्वेशन है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 जेड स्क्वायर अपॉन 9। अगर आपको पता हो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपका ए बी से बड़ा होता है तो याद रखिए इलिप्स ये वाला है, और अगर मान लीजिए आपका बी जो है अगर वो ए से बड़ा होता है तो इलिप्स ये वाला है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ए है, ए बी से बड़ा है, ए यहाँ पे बेटा क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो मतलब यहाँ पे ए क्या है, बी से बड़ा, तो ये वाला इलिप्स है। मतलब आपका इलिप्स जो है वो कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से। और ए क्या होता है बेटा, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको ए बोला जाता है। मतलब ये आपका ए क्या है, यहाँ पे 5 है, यहां से भी 5 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 5,0 और यहाँ पे -5,0। और ये आपका बी क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो आपका बी क्या आया 3, ये आपका बी होता है। तो ये आपका 0,3, यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है ये आपका 0,-3, ठीक है। और ये बेटा कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, देखिए एक्स
ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, मतलब एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। और आपको पता नहीं कितना पता है कि लेकिन इलिप्स का जो एरिया होता है बेटा, इलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स वो होता है पाई ए बी। अब हमारे पास ए कितना है बेटा, यहाँ पे ए आपका है 5 और बी कितना है आपका 3, और ए आपके बी से बड़ा है तभी ये वाला शेप पकड़ रहा है, अगर नहीं होता तो ये वाला पकड़ता। तो आपका 5 × 3 ये आपका आ गया 15 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब वो आपको कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उस मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल क्या है वो मेरे को नहीं पता, तो बिना एंगल के आपको डॉट पॉट करना है तो कर लेते हैं। पहले आप फ्लक्स निकाल लो, ये मान लो आपका पहला फ्लक्स है, क्योंकि उसके बाद आपका ये ओरिएंटेशन बदलेगा तब वो नया दूसरा फ्लक्स आएगा, फाइनल फ्लक्स, उसको मैं φ2 लूंगा। तो फिलहाल इसको मैं φ1 लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B डॉट A, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, छोड़िए। तो B कितना है आपका अल्फा I कैप बीटा J कैप गामा K कैप। और बेटा देखिए ध्यान से, अगर ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आना चाहिए, इधर के साइड या तो अंदर के साइड। तो अगर इधर के साइड आएगा तो क्या आएगा आई कैप, और अगर अंदर के साइड जाएगा तो माइनस आई कैप, कोई सा भी ले लो, प्लस आई कैप ले लेते हैं। तो आप इस क्या कहते हैं एरिया वेक्टर को आप लिख सकते हो 15 पाई आई कैप मीटर स्क्वायर। व्हाट द पॉइंट, या तो माइनस आई कैप भी ले सकते हो अगर आप पेज के अंदर देखना चाहते हो, आपकी मर्जी। आप आई एरिया वेक्टर का एन कैप किधर लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जब तक आपका जो पूरा सरफेस है वो क्लोज बाउंड्री नहीं होता। तो ये आपका आ गया 15 पाई आई कैप। अगर आपको डॉट वॉट करना आता है बिना एंगल के तो हमें कैसे करते हैं बेटा, आई जे जे के कोफिशिएंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अब इसका जो आई है 15 पाई और यहां पे मिला के कितना आ गया 15 अल्फा पाई। और देखिए इसका कोई जे है नहीं, किसके साथ करोगे तो जीरो, के भी है नहीं, किसके साथ करोगे तो जीरो। तो ये आपका आ गया अल्टीमेट वीबर इनिशियल। अब वो कह रहा है बेटा कि ये जो कॉइल है उसको आपने शिफ्ट कर दिया एक दूसरे प्लेन में। कौन सा प्लेन में बेटा, आपको दिख रहा है देखो, एक्स और वाई प्लेन में। अभी भी बेटा ए आपका वही है, बी आपका वही है, मतलब अभी आपका जो ये 5,0 ही है, यहाँ पे -5,0 ही है। ए आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और बी कितना है 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये 0,3 है, ये 0,-3 है। फर्क क्या है बेटा, ये अभी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एरिया तो आपका वही रहेगा, एरिया आपका वही रहेगा, लेकिन एरिया आपका वही रहेगा बेटा, पाई ए भी तो 5 × 3 तो आपका 15 पाई मीटर स्क्वायर। लेकिन जब इसका वेक्टर करेंगे उसमें एन कैप क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर क्या लगेगा। अगर वो वाई एक्स प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे, मतलब के कैप, या तो ऐसे मतलब जेड एक्सिस में होएगा ना, या तो अंदर की तरफ तो माइनस के कैप। अब प्लस के कैप ले लेते हैं। अब आपका नया फ्लक्स φ2 ये क्या आ जाएगा। अब मान लीजिए इस बी वेक्टर के साथ, ये बी वेक्टर था, उसके साथ अगर मैं इसको करूं तो आप खुद सोचिए आई कैप, इसका तो आई कैप भी है नहीं। अगर मान लीजिए मैं अल्फा आई कैप बीटा जे कैप और गामा के कैप के साथ अगर मैं 15 पाई के कैप करता हूं तो आई कैप तो है नहीं, तो आई कैप वाला कंटेंट क्या आ जाएगा, जीरो। जे कैप भी नहीं है, जीरो। के कैप के साथ आ जाएगा, मतलब 15 पाई गामा आ जाएगा वीबर, ठीक है। यहां पे आया था 15 अल्फा पाई, यहां पे 15 गामा पाई। अब आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा d∅dt। नंबर ऑफ टर्न तो यहां पे है नहीं, तो कैपिटल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप इसको ΔΦ/Δt भी लिख सकते हो, क्योंकि बेटा अभी d∅dt लिख के क्या ही कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो है नहीं डेरिवेटिव करने के लिए, तो क्या ही करोगे, ΔΦ/Δt लिखो। तो ये बेटा आपका हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, और जो ΔT है बेटा वो आपको दे रखा है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। अब φ2 कितना आया आपका, देखिए φ2 ये आपका आ गया φ2, मतलब 15 अल्फा पाई, और ये आपका आ रहा है 15 गामा पाई। अब यहां पे 0.1, दोनों जगह से बेटा आप एक काम कीजिए, 15 पाई कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा अल्फा माइनस गामा, और 0.1 को ऊपर भेज दीजिए, मतलब ये आपका हो जाएगा, ये बेसिकली है क्या 10⁻⁻1, ऊपर भेज दीजिए, ऊपर आ जाएगा तो 10, मतलब ये हो जाएगा 150 पाई अल्फा माइनस गामा। ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं तो वोल्ट। अगर आपको पाई को खोलना है खोल लीजिए, लेकिन खोल के करना क्या है, आपको अल्फा और गामा का वैल्यू तो पता नहीं है, तो अगर आप खोल भी लेते तो आपको मिलेगा क्या, तो रहने दीजिए, ठीक है। गॉट द पॉइंट, चलिए इसको लिख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
इस क्वेश्चन में आपको जो बेटा आंसर मिलेगा ना, वो अपने आप में एक फॉर्मूला भी है जिसको आप रट सकते हैं, जिससे आपके आगे के और भी सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब आपका फाई चेंज होता है विथ टाइम, है ना। हाँ, बाहर एन भी होता है, वो कोई बात नहीं, एन तो बस लगा होता है जितने टर्न्स के लिए। अब बेटा फाई किससे बनता है, बी ए कॉस थीटा। अब फाई बदलेगा कब, जब या तो बी बदलेगा, या तो ए बदलेगा, या तो थीटा। थीटा बेटा कब बदलता है, जब ओरिएंटेशन बदलता है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल। अब कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे है ना, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, मान लीजिए कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे है, या तो पेज के अंदर है। मान लीजिए आपका एरिया वेक्टर आपका ऐसे, ठीक है, पेज के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसे जा रहा है, दिख रहा है ना, क्रॉस है। अब मान लीजिए आपका कॉइल जो ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर कॉइल रोटेट कर रहा है तो उसका जो एरिया वेक्टर आप अंदर की तरफ ले रहे थे वो भी ऐसे रोटेट कर रहा है। मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे, आपका फ्रंट व्यू है, आप टॉप व्यू से देखेंगे तो दोनों एक ही दिशा में है, एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में। अब मैग्नेटिक फील्ड तो वैसा ही है, लेकिन एरिया वेक्टर आपका रोटेट कर रहा है, क्योंकि आपका ये पूरा कॉइल रोटेट कर रहा है। तो बीच में चेंज क्या आ रहा है बेटा, बीच में चेंज क्या आ रहा है, थीटा। मतलब आपका ओरिएंटेशन बदल रहा है बेटा। और ये कितने वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा अबाउट एन एक्सिस अलोंग इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलोंग उसका एक्सिस है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंटरिंग द प्लेन इन टाइम t, कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट ऑफ रेजिस्टेंस r। अब ये कैसे करें, देखो आपको पहले निकालना पड़ेगा फाई का यहां पे लॉजिक क्या है। देखो फाई आपका है बी ए कॉस थीटा, ठीक है बेटा, बी आपका कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, आपका थीटा बदल रहा है। अच्छा, और एक चीज मान लीजिए कि इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर, अभी इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो नहीं है, लेकिन होने को हो भी सकता है। नंबर ऑफ टर्न जो है मान लीजिए कैपिटल एन, ले लेते हैं ना नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न सिर्फ एक ही होगा तो एन की जगह पे वैल्यू को 1 डाल देंगे, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो अभी आपका ये जो थीटा है, इस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आपका जो ओमेगा होता है बेटा वो थीटा बाई टी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन टाइम टी करना है ना। तो आपका जो थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आपका फंक्शन बन गया, जहां पे टी आपका वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बी ए ओमेगा कांस्टेंट है। अब आपको ईएमएफ का मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी। अच्छा, यहां पे सारा बी निकाल लो, ए निकाल लो, आपको मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी dt। आपकी मर्जी, आपको मॉड निकालना है। वैसे मॉड यहाँ पे बोला तो नहीं है, वैसे चलो कोई बात नहीं, अगर मॉड नहीं बोला है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला है, तो माइनस साइन रख लेते हैं। रखना है रख लीजिए, नहीं रखना है मत रखिए, आपकी मर्जी है। जब इंड्यूस करंट निकालेंगे तब आप मॉड रख लिया, ठीक है। अब देखो कॉस का अगर डेरिवेटिव करते तो क्या आ जाएगा बेटा, अब यहाँ पे बेटा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ऑलरेडी अब बेटा यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से तो क्या मिलेगा, ओमेगा। अच्छा, दैट्स इट। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। आपको इतना बेटा पता चल रहा है कि आपका जो ईएमएफ बन रहा है वो बेटा क्या बन रहा है, साइन का फंक्शन बन रहा है, मतलब ये साइनसॉइडल फंक्शन बनेगा। मतलब आपका जो ईएमएफ है बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, साइनसॉइडल फंक्शन बनेगा, देखिए ना, ये एसएचएम का लॉजिक लग रहा है। अब इसका कोई अपना एम्पलीट्यूड भी तो होगा, जिसको मैं पीक वोल्टेज बोल सकता हूं। अगर मान लीजिए आपका ई है, यहाँ पे टी है, तो ये आपका पीक वोल्टेज कहलाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। आपको बस पूछा गया था कि ईएमएफ इंड्यूस निकाल ले, वो मैंने कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो सकता है। अब खुद सोचिए, एट आप अगर खुद आप ऐसे चेक करके देख लीजिए, ये जो पोजीशन है ये कितने टाइम पे आ रहा है, ये आपका टाइम t इज इक्वल टू 0, ये आपका टाइम t इज इक्वल टू t/2, इतने पे आ रहा है ना। तो t/2 पे एट टाइम t/2 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे t/2 डालिए, तो ओमेगा अगर t/2 डालते हैं, ओमेगा t कितना होता है बेटा 2 पाई। अच्छा 2 आपका, एक मिनट, ओमेगा t आपका हो गया 2 पाई, और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अगर आपका ऑसिलेशन ऐसे जा रहा है, यहाँ हाँ सॉरी, ये वाला टाइम आपका आएगा t/4, ओके। ये आपका t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे t इज इक्वल टू t/2, ये आपका t इज इक्वल टू 3t/4, और ये आपका t इज इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। हाँ, यहाँ पे t/4 आएगा, मैक्सिमम आपका t/4 पे आएगा और 3t/4 पे आएगा। तो आपको यहाँ पे स्मॉल टी वैल्यू को अगर आपको पता करना है एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो स्मॉल टी वैल्यू को या तो आप t/4 पुट कर लो, या तो 3t/4 पुट कर लो। 3t/4 में आपको शायद आगे जाके ब्रेक भी करना पड़ेगा, कंफ्यूजन आएगा, आप t/4 ले लेते हैं। तो आप एक काम करते हैं, एट t इज इक्वल टू t/4 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ओमेगा टी आ जाएगा t/4। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 पाई, 2 से इसको काटिए तो कितना मिला, पाई/2, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका पाई/2। तो
यहाँ पे लिख लो NBA और ये पूरा कितना हो गया sin पाई बाई 2। तो जब आप t को ये डाल रहे हो उस टाइम आपका ये क्या आ रहा है, पीक पकड़ रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम EMF। ये आपका मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड, क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा है, इसका जो ग्राफ बन रहा है उसका मैक्सिमम तो यही ले रहा है ना, जिसको आप इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो, पीक वोल्टेज। ठीक है, तो वो साइन 90 कितना होता है बेटा आपका 1 हो जाता है। तो ये कितना आया NBA। इस फॉर्मूले को बेटा अगर आप रट लो तो बड़े काम की चीज है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बड़ा काम की चीज है। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। जब भी आपको याद रखना, जब भी आपको कोई कॉइल का ओरिएंटेशन बदलता हुआ नजर आएगा, हमेशा याद रखना उसका जो वोल्टेज इंड्यूस होगा और उसका जो करंट इंड्यूस होगा बेटा वो अपने आप पे ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए EMF आपका ये आ रहा है व्हिच इज एन ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, तो आपका जो करंट आएगा सेकंड पार्ट में, अगर इसका करंट देखते हैं तो करंट क्या आएगा बेटा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो EMF को आप लिख सकते हो यही चीज। अच्छा और एक चीज, अगर ये NBA अगर आपकी E0 की इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ये जो E है इसको आप लिख सकते हो E0 sin ओमेगा t, है ना। यहाँ पे NBA को आप क्या लिख सकते हो, E0 लिख सकते हो, क्योंकि ये E0 की इक्वल आ रहा है। तो देखो ना ये पूरा आपका क्या आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग आ रहा है, मतलब इसका ऑल्टरनेटिंग ही होगा। देखिए जब आपका B बदलता है, जब आपका A बदलता है, तो उस टाइम आपका जो EMF इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है वो पता नहीं, वो डायरेक्ट भी हो सकता है या ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब ओरिएंटेशन बदलता है, हमेशा दिमाग में रखिए, जब ओरिएंटेशन बदलता है मतलब ऐसे घूमता है, स्पिन करता है, रोटेट करता है किसी एक्सिस के अलोंग कोई कॉइल, उसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग ही होगा। अब वोल्टेज अगर ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा। अब देखिए ना यहां पे अगर आप इसको लिखते हैं E0 sin ओमेगा t अपॉन r, ये जो E0 बाई r है ये आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम करंट। इस मैक्सिमम करंट का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, E0 क्या था, NBA और यहां पे अपॉन r। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आप रट लो कि जब कोई कॉइल का ओरिएंटेशन मतलब चेंज होता है, मतलब ये रोटेट करता है, उसमें जो सिग्नल जनरेट होता है EMF या करंट वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग ही होता है, वो डायरेक्ट कभी नहीं होता। और उसका जो मैक्सिमम EMF होता है वो हमेशा NBA होता है, और उसका जो इंड्यूस करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है NBA अपॉन कैपिटल R। तो आपसे पूछा क्या होता है, EMF इंड्यूस, वो तो हमें मिल गया, अब मैक्सिमम पे मैंने निकाल के दिखा दिया, और इंड्यूस करंट वो भी हमें मिल गया, है ना। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू NBA अपॉन कैपिटल R sin ओमेगा t। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और साथ ही साथ मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या है EMF का और मैक्सिमम वैल्यू करंट का क्या है वो मैंने निकाल के दिखा दिया, क्योंकि इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको काम लग सकता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जो लास्ट क्वेश्चन कराया, देखिए उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है बेटा आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जो आपको मिल रहा है वो लिखते रहिए। रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, मतलब आप इसको लिख सकते हो 0.7 मीटर। अच्छा, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, वही वाला कॉन्सेप्ट है, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर एज एन एक्सिस विद स्पीड 35 आरपीएस। अब देखो ये आरपीएस क्या होता है, रोटेशन पर सेकंड। बेटा जब भी आपको रोटेशन पर सेकंड दिखेगा ना तो समझ जाना ये आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। 35 आरपीएस, ये इसको कभी कभार हर्ट्ज भी कहा जाता है, ठीक है। आरपीएस हमेशा हर्ट्ज होता है। अगर मान लीजिए आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता, तब जाके वो आरपीएस आता है जिसको आप हर्ट्ज बोल सकते हो। अगर ये आरपीएच होता रोटेशन पर आवर, तो आपको 60 × 60 3600 से डिवाइड करना पड़ता, तब जाके आपको आरपीएस मिलता, जो कि आपका हर्ट्ज है। लेकिन बेटा आपको तो लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। वो बेटा क्या होता है 2 पाई म्यू। अब आप 2 × पाई, पाई को आप 20/7 लिख लीजिए, और म्यू आपका आ गया 35, इससे इसको काटिए तो ये आपका कितना आ गया 5 × 10 220। अब ओमेगा का बेटा एसाइड क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो बच्चे कभी कभार पूछते सर हम कैसे समझेंगे, कि कभी बार एग्जाम में ऐसा लिख देते हैं वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। बेटा एसआई नोट से समझ जाना ना, अगर आपका आरपीएस है, आरपीएम है, हर्ट्ज है, आरपीएस ही हर्ट्ज होता है, और अगर आरपीएम में है तो उसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस पे कन्वर्ट कीजिए, जो कि हर्ट्ज होता है। तो ऐसा आरपीएस आरपीएम हर्ट्ज दिखे तो समझ जाना वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको रेड पर सेकंड दिख रहा है, रेडियन पर सेकंड, तो मतलब ओमेगा है। अगर ओमेगा दे रखा है तो ठीक है, सही है, आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो वहां से आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या कह रहा है बेटा, हाँ, तो आप कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स आपका कितना है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स आपका 100 है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेटा आपका 0.4 टेस्ला है। तो आपको कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस। देखिए यहां पर उन्होंने टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि इतने टाइम पे रोटेट कराना है एंड ऑल दैट।
तो आप लोगों से जो टाइम के बारे में बोला ही नहीं है, तो उसका मैं ईएमएफ कैसे निकालूंगा, d∅dt, क्योंकि d∅dt करने के बाद मुझे इक्वेशन मिलेगा जिसमें मुझे ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और उतना करने की जरूरत क्या, हमने अभी फॉर्मूला डेराइव किया तो था, ईएमएफ जो मैक्सिमम होता है उसका फॉर्मूला क्या था, NBA ω, खत्म करो, मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी। मैंने अभी आपको बोला तो था कि अपने आप में एक फॉर्मूला की तरह काम करता है, मुझे नए सिरे से ईएमएफ इंडक्शन का लॉजिक नहीं लगाना है कि वो d∅dt करना पड़ेगा बाहर n फैराडेज लॉ के हिसाब से, फिर एक ऑल्टरनेटिव इक्वेशन आएगा, फिर उसमें मैं t को t/4 करके चेक करूंगा, उतना झंझट पालना क्यों है, आपको रेडीमेड फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। आपको नॉर्मल ईएमएफ नहीं पूछा है, नॉर्मल इंड्यूस करंट नहीं पूछा, उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो डायरेक्ट ये बैठा दो, n कितना है आपका 100, b कितना है, b आपका है 0.4, मतलब इसको आप 4 × 10⁻⁻1 लिख सकते हो। एरिया कितना है बेटा, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया आप निकाल लो, एरिया क्या आएगा पाई, जो कि 20/7 होता है, r कितना है बेटा आपका 0.7, तो 0.7 को आप लिख सकते हो 7 × 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर। अच्छा ये आपका आ गया n, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका आ गया एरिया। ओमेगा कितना है बेटा आपका, ओमेगा है 220। अब सब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा देखिए यहां पे आपका हो गया 10 के पावर में 2, ये 4, ये 10 के पावर में -1, ये 22/7, यहाँ पे 7 × 7 10⁻⁻2, और यहाँ पे 2 × 10, सारे 10 को इकट्ठा कीजिए, पहले तो 7 काटिए। अच्छा यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 22 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 22 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा पहले तो बेटा 22 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 484, और 4 × 7 करते हुए आपका आ जाएगा 28। अच्छा 10 के पावर में बेटा 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और वहाँ पे +1, सारा करके देखिए ये क्या आ जाएगा, ओ कट ही रहा है, ये सारा कट गया, सारा कट गया, तो आपके पास बस यही बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 484 × 28, 4 8 32, 3 64 67, 4 8 32, 32 38, 2 4 8, 2 8 60, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ 2 7 8 9 + 6 15 30, तो 13552 ये क्या है आपका ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ वोल्ट में आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और फिर आपको कह रहा है मैक्सिमम इंड्यूस करंट, मैक्सिमम इंड्यूस करंट, तो बेटा मैक्सिमम इंड्यूस करंट जो होता है वो जो मैक्सिमम आपको अभी वोल्टेज मिला E0 NBA ω, उसी को कैपिटल R से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। 13552 अपॉन एक्सेलरेशन कितना है आपका 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिए 6 एम्पियर, ये आपका आ गया मैक्सिमम इंड्यूस करंट। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा इसका वैल्यू सही है कि नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा करके। ओके चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैराडेज लॉ का। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको टाइम लग जाएगा, मैं समराइज करके आपको छोटे में बताता हूँ ये एक्चुअली है क्या। देखिए आपके पास एक कॉइल है, लॉन्ग सोलिनॉइड है, जिसका रेडियस है कैपिटल R। ओके, अब इसमें से करंट पास कर रहा है जो कि टाइम वेरिंग है, ये दिस द करंट KT e⁻⁻⁴t, ये टाइम वेरिंग करंट है, मतलब वक्त के साथ ये बदल रहा है। अब वक्त के साथ अगर बदलेगा तो हमें पता है सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है μ0 Ni। अब इस I को आप डाल दीजिए, देखिए क्या है KT e⁻⁻⁴t, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है चेंज हो रहा है वक्त के साथ। अब वही मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा, एक सर्कुलर कॉइल है जो इसके इक्वेटोरियल प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे ये इसका इक्वेटर है, इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे रखा हुआ है, जिसका रेडियस 2r है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये वाला जो टाइम चेंजिंग, वो उस बड़े वाले के साथ लिंक अप हो रहा है और वक्त के साथ बदल भी रहा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के साथ अगर लिंक अप हो रहा है तो मतलब उस कॉइल में क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा बाय फैराडेज लॉ, एक करंट भी इंड्यूस होगा। अब वो कह रहा है कि वो जो करंट इंड्यूस होगा बेटा वो भी टाइम वेरिंग होगा, वो कांस्टेंट नहीं आएगा, वो भी टाइम वेरिंग होगा। और उसका कौन सा ग्राफ यहां पे बनेगा, मतलब इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ उसको रिजेंबल करेगा। अच्छा पहली बात तो बेटा देखिए कि आपके इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो ये बना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स बनेगा इस कॉइल के थ्रू वो क्या आएगा, आप फाई का फॉर्मूला लगाइए BA cos थीटा, थीटा को आप लिख लीजिए cos 0 डिग्री। 0 क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर इधर के साइड है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर के साइड है, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब थीटा आपका 0 डिग्री हुआ तो cos 0 क्या हुआ 1। अब B को आप लिख सकते हो बेटा, B को आप लिख सकते हो μ0 n KT
टी ई के पावर में माइनस अल्फा टी, ये। और एरिया क्या आएगा, हाँ बस अब एरिया का यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। अब देखिए इसको अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, ये बड़ा वाला कॉइल है और ये छोटा वाला कॉइल उसके बीच में से जा रहा है, कॉन्सेंट्रिक है। अब छोटे वाले कॉइल में से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है इससे, अब अंदर भी निकल सकता है, अंदर भी जा सकता है, जो भी हो। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बड़े वाले के साथ लिंकअप हो रहा है। अब जब बड़े वाले के साथ जब लिंकअप हो रहा है तो खुद देखिए बड़े वाले के पूरे एरिया के साथ वो लिंकअप नहीं हो रहा, बड़े वाले में इतने पोर्शन से लिंकअप हो रहा है। मतलब ये बेसिकली क्या है, पाई आर स्क्वायर है। आधे बच्चे गलती करके क्या बैठे रहते हैं, इस एरिया की वैल्यू को पाई 2r स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ माना कि बड़े कॉइल का एरिया 2r है, मतलब पाई 2r स्क्वायर है, मगर पूरे इलाके के साथ तो वो लिंकअप हो भी नहीं रहा ना, सिर्फ इतने इलाके में हो रहा है, और इतने इलाके का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको इस एरिया को लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये वो मैग्नेटिक फ्लक्स है टाइम डिपेंडेंट जो बड़े वाले कॉइल के साथ लिंकअप होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन हो गया। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, इसका इंड्यूस करंट निकालना है। अब इंड्यूस करंट का फॉर्मूला कैसे निकालें, पहले आप ईएमएफ निकालिए। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल कॉइल है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो 1 ही रखिए। अब इसी को अगर मान लीजिए आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते, रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर ले लेते हैं, कुछ मेंशन तो किया नहीं है, कैपिटल आर मत लीजिए, कैपिटल आर मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी रेडियस का भी वैल्यू कैपिटल आर ले रखा है तो कंफ्यूज करेगा। इसको कर दीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। अब इंड्यूस करंट निकाल। अच्छा दूसरी बात, सर आपने यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लिया, ध्यान से बात को समझो। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक चीज आपने नोटिस किया है कि आपके करंट का जो वैल्यू है वो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मॉड ले लूं तो नेगेटिव आने के चांसेस तो ऑब्लिटेट हो जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका ऑप्शंस होता फिर तो कभी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने मॉड ले लिया, तो आपको सारे ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे, अवेलेबल रखना पड़ेगा कि प्लस आए तो आए, माइनस आए तो आए, जीरो आए तो आए। वो तभी हो सकता है जब आप मॉड नहीं लेंगे, तभी मैं यहाँ पे मॉड नहीं ले रहा क्योंकि इनकेस अगर नेगेटिव आ जाए तो इस वाले ऑप्शन के साथ शायद मैच कर जाए, यू नेवर नो। तो आप इस फाई का डेरिवेटिव करना है तो म्यू नॉट एन के पाई आर स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, साथ में माइनस भी है, और आपको डेरिवेटिव करना है टी ई के पावर में माइनस अल्फा टी का। अब इसमें बेटा प्रोडक्ट टू लगेगा, टी का डेरिवेटिव 1 के टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ई के पावर में माइनस अल्फा टी प्लस, अब आप टी को रख दीजिए, ई के पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ई के पावर में माइनस अल्फा टी, फिर चेन रूल से माइनस अल्फा टी का करेंगे तो माइनस अल्फा। अच्छा इसके नीचे बेटा स्मॉल आर भी था, ये रेजिस्टेंस, तो म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एन के पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ये आपका इंड्यूस करंट आ गया। अब इसमें से एक काम कीजिए, ई के पावर में माइनस अल्फा टी, म्यू नॉट एन के पाई आर स्क्वायर, ई के पावर में माइनस अल्फा टी को आप बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट जो है ये आपको दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, इसको निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस अल्फा टी और अपॉन आर। ठीक है। अब एक चीज को ध्यान से देखिए, बोले सर इसके साथ इन ग्राफ्स का लिंकअप हम करेंगे कैसे, कनेक्शन जोड़ेंगे कैसे? अरे कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो बहुत आसान है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू क्या आएगी वो पता करते हैं। देखो ये आपका 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, ई के पावर में 0 हो जाएगा तो वो भी 1, 1 इंटू 1 तो पूरा क्या आ गया 1, और यहाँ पे क्या बचा माइनस म्यू नॉट एन के पाई आर स्क्वायर, ये 1 1 इंटू 1 1 अपॉन स्मॉल आर। आप ध्यान से देखिए आपके करंट का वैल्यू माइनस आ रहा है टाइम t 0। अब देखिए टाइम t 0 में माइनस कौन मैच कर रहा है, ये समझ रहे हैं। मैंने इसको मॉड क्यों नहीं लिया था, अगर मैं मॉड लेता तो ये तो माइनस कभी आ ही नहीं सकता था। तो ये वाला ऑप्शन जो एक्चुअली में है वो कभी आपको मिलता ही नहीं, तो आपको सारे ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे, तभी मैंने यहाँ पे मॉड नहीं लिया था। ठीक है, कभी बार कुछ चीजें आपको हर चीज बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें आपको खुद सोचना पड़ता है, खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। कहीं पे अगर आपको मेंशन कर दे कि मैग्नेटिक लेना है फिर तो चलो बोल दिया आपको मैग्नेटिक लेना है, अगर मेंशन ना करे तो थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लेना। ओके चलिए ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चंस तो बेटा बहुत सारे हैं फैराडेज लॉ के ऊपर, सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकते वरना लेक्चर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, हजारों क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, लेंजेस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है जो फैराडेज लॉ के साथ कनेक्टेड है उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स बताया था, ज्यादा नहीं बताया था, उसके बारे में आपको अलग से लेक्चर मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा क्योंकि लेंजेस लॉ अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए बाय।